आज के हमारे मेहमान हैं अमित भड़ाना। एसएससी पे कैसा रहा रिस्पॉन्स? मुखर्जी नगर में काफ़ी समय बिताया मैंने, 1 महीना रहा मैं वहाँ पे। जिस दिन हम पहले दिन शूट करने पहुंचे ना, वहाँ पे 10,000 लोग इकट्ठे हो, पूरे के पूरे वहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। वो कहें डायलॉग सुनाओ तब जाएंगे। मैंने कहा मैं समझ गया, तुम्हारी वाली ये जवानी मैंने भी देखी है। बस एक चेंज जो दिखा है रिलीज़ होने के बाद, जिन लोगों की जॉब लग चुकी है वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं। 2012 का टाइम था वो, जब शुरुआती वीडियोज और वो लिप सिंक और वो 4 दोस्त कह देते थे कि हंसाते बहुत हो, ज़बरदस्ती वाला, क्योंकि उनको फंसवाने में मज़ा आता था। जैसे मेरी तो ह्यूमर ऐसे ज़्यादा निकला था कि मैं 8th क्लास में था, तो मैं कुछ बोल देता था तो मेरे को सब कह देते थे प्रियंका बहुत हंसी इस बात पे, तूने जो बोला। तो मुझे ऐसे लगता था कि प्रियंका को अब लगातार हंसाएंगे। का आतंकवादी में फॉर्म डलवा दो, ये तो आतंकवादी बनेगा। चाचा जी ने मुझे बोला कि कुछ ग्रेजुएशन के बाद अब कि उससे DU से टेररिज्म का फॉर्म भर। अजय सर से मेरी बात हुई। अजय सर से बात हो, मैंने सर को फ़ोन किया, मैंने कहा सर व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, ये आप क्या बोल रहे हो, तुम्हें क्या लगता है क्या कर पुलिस में लगोगे तुम, आर्मी में लगोगे तुम? जादू आपको आता है ऐसा कहते थे, ये तो जादू टोना कर देता है, मुझको गिरा देता है। सर मुझे मारने आ रहे थे, डंडा लेके वो गिर पड़े मारने से पहले, तो मैं सर के पास गया, मैंने कहा सर मेरे पास जादू है। मुझे किसी ने बताया सर ना सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो मैंने सबको बोला, मैंने कहा सेंसेक्स पे नज़र डालो। हमारा स्कूल होता था 12:30 का, और 12 बजे मैं बैठ के ऐसे देख रहा होता था, तो मेरे घर वाले कहते थे यार लड़की की कुछ बड़ी सोच है, सेंसेक्स वगैरह। क्योंकि एक गलती और हो गई थी मुझसे सर के उसमें, उस सर का एक छोटा सा बच्चा घूमता रहता, तो पता नहीं उसके दिमाग में एक दिन क्या आया क्या नहीं आया, सर बैठे थे, पेपर लाता है कुछ ABCD कुछ लिखने का, और मुझसे कहता है पापा, और सर मुझे ऐसे देखते हैं, और मैं एकदम ऐसे था कि बेटे, मतलब मैं मनी में ऐसे था कि बेटे क्या क्या करवा दिया है तूने मेरे साथ। तो मैंने कहा भैया पापा। जो चाचा ने जो बल्ला तोड़ा था, वो टंकी ठीक कर रहे हैं, मैं चढ़ रहा हूँ, ऐसे करते गाने भी गा रहा हूँ कुछ। जैसे ही मैं चढ़ा, उन्होंने मुझे ऐसे देखा, मैंने बल्ला छोड़ दिया, तो उन्होंने ऊपर से ऐसे नीचे करके देखा, बल्ला पड़ा। अब बल्ला जैसी था, उन्होंने ऐसे देखा, मैंने कहा 3,000 का है, मेरे दोस्त का है, उसकी मम्मी आ जाएगी, आपसे लेके जाएगी। कोई बात नहीं बेटा। अपने जो डायलॉग अतरंगी डायलॉग, नए डायलॉग जो लोगों के बीच चलते हैं, तो क्या आप वो कैसे करते हैं? आपका कोई दोस्त होगा जो लड़की को देखकर पूरा चेंज हो जाता है, जैसे सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। कुछ लोग समय से आगे होते हैं, कुछ होते हैं शुरुआती और कुछ होते हैं पहले, और कुछ लोग होते हैं जो यादों में बस जाते हैं। पहली बार हमको कुछ चीज़ें सिखाते हैं, कुछ शब्द सिखाते हैं, जैसे ट्रेंडिंग, जैसे सब्सक्राइबर, और फिर वो लोग कई रिकॉर्ड तोड़ते हैं, कई रिकॉर्ड बनाते हैं, और फिर वैसे ही लोग एक दिन दी लल्लन टॉप के न्यूज़ रूम में आते हैं। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम के आज के हमारे मेहमान हैं मशहूर यूट्यूबर, एक्टर भी, अमित भड़ाना। तो सबसे पहले सबसे बेसिक और बार बार पूछे जाने वाला सवाल, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। एसएससी आपकी नई सीरीज आई, एसएससी पे कैसा रहा, रिस्पांस कैसा रहा? काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। जब कहानी बननी शुरू हुई थी, शुरुआत में जब लिखनी मैंने शुरू की थी, 1 साल पहले इसको मैंने सोचा था कि लिखना है। 22 में स्टार्ट किया था, पर पहला जो मैंने ड्राफ्ट किया था वो 2 महीने फिर मैं रुक गया था बीच में, क्योंकि कहानी में मुझे लग रहा था कि रिसर्च की और ज़्यादा ज़रूरत है। फिर कम्प्लीटली एक बार रिसर्च हुई, ये वाली रिसर्च नहीं हुई जो आपने की 2 बॉलीवुड वाली। तो स्टूडेंट से मिलता था मैं उस समय, वहाँ मुखर्जी नगर में काफ़ी समय बिताया मैंने, 1 महीना रहा मैं वहाँ पे। तो फिर दोबारा से फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया। इसके लिए मैंने एक टीचर वाला जो कैरेक्टर किया, फिर स्टूडेंट वाला कैरेक्टर किया, उसमें मैंने 22 किलो अपना वज़न घटाया, क्योंकि वो स्टूडेंट बनना था। टीचर थोड़ा सा हल्का सा मोटा है, पेट निकला हुआ है उसका, लेकिन स्टूडेंट बिल्कुल एकदम स्लिम हो गया था। तब मैंने ये सोचा था कि कहानी इस तरीके से लिखनी है और इस तरीके से बननी चाहिए। एग्जीक्यूट का तो मुझे हमेशा ऐसा रहता है कि एग्जीक्यूट तो
निर्भर करता है कि आप जब लिख देते हो तो ज़रूरी नहीं है कि उतना अच्छा एग्जीक्यूट हो पाए। तो एग्जीक्यूट को तो मैं बिल्कुल आखिर में ही रखता हूँ कि आखिर में जैसा बनेगा वहाँ पर सोचा जाएगा। लेकिन शुरुआत में मेरा ये था कि रिलेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाए, स्टूडेंट अपने आप से रिलेट कर लें। बस एक चेंज जो दिखा है रिलीज़ होने के बाद, जिन लोगों की जॉब लग चुकी है वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं। काफ़ी जैसे कमेंट में पढ़ रहा था, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर हैं तो वो बहुत रिलेट कर रहे हैं, जिन्होंने CGL क्लियर किया वो बहुत रिलेट कर रहे हैं। क्योंकि ये कहानी बेसिकली फेलियर की है कि फेलियर से घबराना नहीं है, क्योंकि फेलियर लाइफ का पार्ट है। 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 6 महीने, 12 महीने, 1 साल, 2 साल ऐसे चलता रहेगा फेलियर। लेकिन एक ना एक दिन फेलियर टूटेगा। कहीं ना कहीं एक वही है कि एक दिन बुरे समय का भी बुरे समय आता है कि वो ख़त्म हो जाएगा। तो वही इसका मेन था कि यही फेलियर्स को लेकर ना, कि फेलियर से घबराए ना। तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, पसंद बहुत ज़्यादा आ रही है लोगों को। बाकी आपके बीच में लोग हैं जिन्होंने देखी होगी, वो बता सकते हैं। तो छात्रों पे आपने वीडियो पहले भी बनाए हैं क्लासरूम पे, इसमें स्केल में क्या अंतर था? तैयारी आपने बताई, तैयारी में भरपूर समय लगाया, जो लिखने में समय आपने लगाया, प्रोडक्शन के लिहाज से या टेक्निकल चीज़ों के लिहाज से वो स्केल भी आपने बढ़ाया था? लर्निंग है इंसान की। अभी 2017 में मैंने यूट्यूब शुरू किया था। इंसान रोज़ाना कुछ ना कुछ सीख रहा है, उसी हिसाब से जिस हिसाब से वो सीखता रहता है, उसी तरीके से वो कंटेंट को, अपनी थिंकिंग को उसी हिसाब से आगे बढ़ाता रहता है और एग्जीक्यूट करता रहता है। तो जब स्टार्टिंग में आप करते हैं तो इतना फाइनेंशियली हेल्प नहीं होती, आपके पास इतना पैसा नहीं होता, क्योंकि शुरुआत ही वहाँ से होती है, एकदम लोअर मिडिल क्लास से हम सब ने स्टार्ट किया था, चाहे जिस किसी ने भी यूट्यूब स्टार्ट किया है। तो फाइनेंशियली जब आप इतने स्ट्रॉन्ग होते नहीं हैं तो आप इतना बड़ा प्रोडक्शन नहीं लगा सकते, इतनी बड़ी सोच नहीं रख सकते। तो बड़ा बेसिक स्टार्ट होता है। जैसे मैंने भी फ़ोन से शुरू किया था, फ़ोन से वीडियो बनाता था, फ़ोन से ही एडिट करता था उसको। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान सीखता रहता है, इंसान थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होता रहता है, तो वो उसकी सोच बढ़ती रहती है आगे, उसी हिसाब से उसकी एग्जीक्यूशन भी बढ़ती रहती है। तो स्केल बस इसका इसी हिसाब से बढ़ा कि मेरी पहली वेब सीरीज़ थी। सबसे बड़ा तो इसका यही था कि मेरी पहली वेब सीरीज़ है, तो मुझे ये था कि अपनी पूरी जान लगा देनी है किसी भी रूप में, चाहे राइटिंग में, डायरेक्शन में और प्रोडक्शन में। तो इसका ये है कि जो मैंने समय के साथ देखा है कंटेंट में, जो मुझे सबसे ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि कोई भी कंटेंट अगर बने तो उसकी सबसे कभी ये नहीं होता है कि आपके प्रोडक्शन का स्केल क्या रहने वाला है, कहानी क्या कह रही है, कहानी किस चीज़ को बयां कर रही है। जैसे मुझे पता था कि ये शूट हमें मुखर्जी नगर में करना है, मुखर्जी नगर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जो अब हम अंदर का शूट करेंगे, इनसाइड क्लासरूम शूट करेंगे, तो वो हम चीट कर सकते हैं। वो हम कहीं पे भी कोई भी एक क्लास ले सकते हैं, चाहे वो नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है। लेकिन जो आपको बाहर का माहौल दिखाना है वो तो आपको मुखर्जी नगर ही दिखाना पड़ेगा। वही स्टूडेंट्स, वही लाइफ, वही बत्रा, वही ओट्रम लैन, सब कुछ वही दिखाना पड़ेगा आपको। तो सबसे बड़ा टास्क यही था कि किसी भी बाहर किस तरीके से शूट करेंगे, इतनी भीड़ होगी, इतने ज़्यादा लोग होंगे, किस तरीके से वहाँ पे। इसमें दिक्कत आई कभी कुछ? हाँ, काफ़ी दिक्कतें थी, बहुत ज़्यादा तरह दिक्कतें की? थी। जिस दिन हम पहले दिन शूट करने पहुँचे ना, वहाँ पे 10,000 लोग इकट्ठे हो गए नाम सुन के? नहीं, मतलब नाम तो मुझे ऐसे लगता है कि नाम तो इतना कमाया नहीं है कि नाम सुन शूट के हो गए, या देख के। वो ऐसे हो गए कि शूट हो रहा होगा। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, क्योंकि स्टूडेंट्स के एरिया में हम शूट कर रहे थे। पूरे के पूरे वहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, हॉस्टल है वहाँ पे बच्चों के सारे। वो रात में आ गए वहाँ पे, अब वो कहें डायलॉग सुनाओ तब जाएंगे। अब एक मैंने BTS भी डाला है, तो मैंने डायलॉग सुनाए उनको, फिर भी नहीं गए। मैंने कहा मैं समझ गया, तुम्हारी वाली ये जवानी मैंने भी देखी है। मैं भी ऐसा ही था कॉलेज में, स्कूल में। तो मुसीबतें काफ़ी थी, लेकिन वही है, अब कोई चीज़ आसानी से हो जाए उसमें मज़ा भी नहीं आता ना। वो तो फिर ऐसे है कि थाली में परोस के मिल गया, खुद बनाएं और फिर खुद ही परोसें, तो उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये आपने अपनी यूट्यूब पे अपलोड की है, यूट्यूब पे रिलीज़ की है, इसके पहले ऐसा था इसको किसी और प्लेटफॉर्म पे या किसी और तरीके से इसको जाने दें, या कहीं और रिलीज करने जैसी कोई बात, या फिर किसी टीम ने, कहीं किसी सेल्स टीम ने, मार्केटिंग टीम ने आपसे संपर्क किया? मैंने ये पहले OTT को दी थी, एक OTT प्लेटफॉर्म को, जिससे मेरी पूरी डील हो गई थी और इसके डिलीवरेबल्स पे बात चल रही थी कि कितना कब कंप्लीट होगा, कितना दिन, क्या कैसे होगा, इसका हिसाब होगा। तो ये मुझे किसी ने एक वीडियो दिखाई, मेरे साथ वाले ने। मैंने 2018 में एक इंटरव्यू में बोला था कि मेरी पहली जब वेब सीरीज़ आएगी उसको मैं यूट्यूब पर लॉन्च करूँगा। मैंने कहा ये तो गड़बड़ है, ये तो कमिटमेंट कर रखी है, बोल रखा है लोगों को।
फिर मैंने, क्योंकि काफ़ी बड़े स्केल पर शूट होनी थी, पैसा बहुत चाहिए था, तो मुझे पता था कि यार ये अपनी जेब से तो लग के नहीं हो सकता, इसमें कोई ना कोई ब्रांड चाहिएगा। काफ़ी समय से एक एजुकेशनल ब्रांड था, वो बहुत समय से कह ही रहे थे कि हमें करना है आपके साथ, तो फिर उसको हम लेकर आए और फिर तब जाकर ये बना। OTT पे तो ये उसी टाइम पे जा रहा था, मतलब रेडी हो गया था कंटेंट, इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें हो गई थी। माफ़ी वाफ़ी मांगी उनसे कि यार चलो माफ़ कर दो। समझाना आसान था उनको? नहीं समझते तो नहीं है ना वो आसानी से लेकिन थोड़ा सा अड़ जाते हैं, हम भी कह देते हैं ठीक है अगली बार देख लेंगे, अगली बार और अच्छा बना, इसका सीज़न 2 आपको दे देंगे, ये कर देंगे। तो वो अब ये ख़त्म हुआ तो वो सीज़न 2 बोलने लगे। मैंने कहा अरे यार ये तो बड़ी समस्या है यही है बस। यही है बस। तो एडिट पे अभी भी आप बैठते हैं? क्योंकि शुरुआत में तो जब आप बता रहे हैं कि मोबाइल से शूट किया करते थे, तो इसके भी एडिट पे आप बैठते थे, फाइनल देखा करते थे? अभी मेरा एडिट करने का 2 तरीके हैं। एक फर्स्ट कट लगता है, हाँ। जो मैं एडिटर के ऊपर छोड़ता हूँ, उसको पूरी कहानी समझा के कि ये कहानी है, ये स्क्रीन प्ले है। फिर फाइनल कट जब बनता है वो मैं कट बनाता हूँ पूरे का पूरा प्रीमियर प्रो पे, वो पूरा मेरा होता है, उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती किसी की भी। वो मैं पूरे का पूरा सारे का सारा डाटा ले लेता हूँ एक टाइम पे कि अब सारा डाटा मुझे दे दो, जो जितना भी फर्स्ट कट बना है। फिर उसको मैं छांटना शुरू कर देता हूँ कि किस सीन में वाइड एंगल लगेगा, टू शॉट जाएगा, क्लोजअप जाएगा, स्क्रीन प्ले किस तरीके से अब होने वाला है, ये आगे होने वाला है, ये सीन पीछे लगने वाला है, वो पूरे का पूरा। क्योंकि वो आदत इतनी गंदी पड़ गई ना, क्योंकि 2020 तक तो मैंने खुद ही करता था सारे का सारा, फर्स्ट कट भी लगाना, फाइनल कट भी लगाना, म्यूज़िक भी मैं ही करता था। नॉट म्यूज़िक वो वाला कि जो प्रोड्यूसर करता है कीवर्ड से, उस तरीके से नहीं, या फिर पियानो के थ्रू, वैसे नहीं, इंटरनेट से म्यूज़िक लिया, इंटरनेट से म्यूज़िक लेके जिस पे जो बिना कॉपीराइट का होता था वो वाला म्यूज़िक लिया, और वो हम लगा के मैं उस तरीके से उसका एडिट करा करता था। लेकिन फिर जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती गई, कंटेंट बड़ा होता गया, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में हमने 1 मिनट का कंटेंट बनाया है, फिर 5 मिनट का बनाया है, 10 मिनट का बनाया है, फिर अभी इसका SSC का टोटल डाटा था 170 मिनट, उसको हमने काट के 150 किया कि 170 मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था कि यार 170 बहुत ज़्यादा बड़े एपिसोड हो जाएंगे। मन मेरा 4 ही एपिसोड में इसको ख़त्म करने का था, बन इसके 5 भी सकते थे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगा रे ऑडियंस के साथ थोड़ा गलत हो जाएगा कि स्ट्रेच करने वाली चीज़ हो जाएगी, है नहीं कहानी, ये ख़त्म ही 4 एपिसोड पे हो रही है। तो एडिट तो वहाँ से एडिट की इतनी गंदी आदत पड़ी हुई है, और अभी तक ऐसे ही चलती हुई आ रही है कि पूरा एडिट अच्छा बन भी जाता है तो भी मन ऐसे ही करता है कि एक बार माउस को हाथ में लेके थोड़ी छेड़खानी कर लें हल्की सी। तो 2 फिल्मों वाली बात तो गलत निकल गई। SSC के बाद का क्या प्रोजेक्ट है, अभी हम किस पे नज़र रख सकते हैं आगे? SSC के बाद मैं अभी एक शो लिख रहा हूँ, सीरीज़ ही लिख रहा हूँ, उस पर चल रहा है। मेरी एक OTT के साथ भी मुझे एक सीरीज़ करनी है इस साल में, मतलब जनवरी या फरवरी में मैं उसको स्टार्ट करूँगा। तो अभी काम तो इसी चीज़ों पर चल रहा है, और कुछ 1-2 चीज़ें हैं जिसको मैं बोल नहीं सकता, रिवील नहीं कर सकता, उस पर भी काम चल, बट वो बहुत डिफरेंट है, वो एक कोई सीरीज़ नहीं है, वो कोई फिल्म नहीं है, वो कुछ और चीज़ है। ठीक, तो वापस चलते हैं बचपन की ओर। आपने शुरुआत की बात की, और शुरुआत में आपको वीडियोज़ से डर लगता था, कैमरे पे आने से डर लगता था। हमारी टीम में ये बताया कि आपको आपके दोस्तों ने आगे बढ़ाया, पुश किया, जिसके बाद आपने वीडियोज़ बनाने शुरू किए। 2012 का टाइम था वो, जब शुरुआती वीडियोज़ और वो लिप सिंक और वो वाइस जैसा, 2012 ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद। और फिर आए आप प्रॉपर 2017 में। तो क्या पहला पुश क्या लगा कि अब जाना ही है इस ओर? पहले तो मैं बहुत घबराता था, मुझे लगता क्या, मुझे अभी भी लगता है कि मैं दिखने में इतना अच्छा नहीं हूँ, ठीक ठाक है, हम ऐसे ही हैं। क्योंकि एक तो हमारे घर से हमें ऐसा मिलता है ना, मेरा बचपन से घर में मेरी बहन मुझे कालू कहती थी निकनेम। तो एक तो सबसे बड़ा डीमोटिवेशन तो मेरी लाइफ का ही ये था कि मुझे लगता था पता नहीं, मतलब होगा यार ऐसे, मैं पतला सा, बहुत पतला सा एक लड़का रहा बिल्कुल, और मुझे लगता था गुड लुकिंग भी नहीं। स्कूल में हम उसमें पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ा था, कोएड स्कूल में, लड़कियों से हमारा कोई इंटरेक्शन ही नहीं था। लड़की अगर हाय हेलो बोल देती थी मुझे, तो मुझे ऐसे लगता था बहुत बड़ी ज़िंदगी जी कर आ रहे हैं, कुछ एकदम अचीवमेंट लेकर आ रहे हैं लाइफ की, कि लड़की ने आज हाय बोला है। अगर लड़की इतनी सी भी चीज़ बोल देती ना कि थोड़ा साइड में बैठ जाओ, या जैसे बैठे होते थे क्लासरूम में जब ट्यूशन पढ़ते थे या कुछ ऐसे, तो बहुत बड़े अचीवमेंट की लड़की ने बात करी है। क्योंकि रहा नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़े, 8वीं क्लास तक प्राइवेट स्कूल में पढ़े थे, 9वीं 10वीं फिर सरकारी स्कूल में, फिर 11वीं 12वीं में फिर चारों तरफ लौंडे। अगर कोई बैल बजा रहा है तो वो लड़का,
पार्किंग में लड़के खड़े हैं, क्लास में लड़के खड़े हैं, टीचर पढ़ाने आ रहे हैं तो लड़के कुछ तो एकदम ऐसा इंटरेक्ट, फिर घर चले गए तो घर की जिम्मेदारियाँ, घर के काम, इतनी चीज़ें। तो पूरी की पूरी लाइफ उस तरीके से बीत के रही कि हमेशा ऐसे लगा बंधा बंधा, और डीमोटिवेशन अपने आप ही थी। थोड़ी मोटिवेशन बस इसीलिए थी कि 4 दोस्त से कह देते थे कि हंसाते बहुत हो, ज़बरदस्ती वाला, क्योंकि उनको फंसवाने में मज़ा आता था ना कि क्लास में कुछ बोल दिया तो कोई हंस पड़ता था। तो जैसे मेरी तो ह्यूमर ऐसे ज़्यादा निकला था कि मैं 8th क्लास में था, तो मैं कुछ बोल देता था तो मेरे को सब कह देते थे प्रियंका बहुत हंसी इस बात पे तूने जो बोला। तो मुझे ऐसे लगता था कि प्रियंका को अब लगातार हंसाएंगे, जब जब भी मौका मिलेगा हमेशा हंसाएंगे। तो वहाँ से थोड़ी सी एक हल्का सा बीज स्टार्ट हुआ था। फिर 9th 10th में क्लास में बच्चे कहते रहते थे कि ठीक है यार हंसा लेता, चढ़ा के थोड़ा थोड़ा रखते थे। मैं डबिंग करके वीडियोस बना लेता था, डबिंग करता था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि, और लेकिन सबने देखा होगा जो अर्ली मतलब 2000 के आसपास, 10 के आसपास WWE की एक डबिंग आती थी, जब WWE में आपस में लोग डबिंग करते थे। हाँ, तो वो डबिंग मैं करता था, देहाती भाषा। हाँ वो मतलब मुझे इतने लोग मिलते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हैं कोई भी, जब मैं उनको बताता हूँ तो वो हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं वो हमने अपने नोकिया 6600 में सुनी है, क्योंकि वो पुराने टाइम की बात है कि वो हमने ऐसे सुनी है, वो आप करते थे। वो WWE की डबिंग, गदर फिल्म की डबिंग और बॉर्डर फिल्म की डबिंग, ये करके मैं फेसबुक पे पोस्ट कर देता था। फेसबुक पे पोस्ट करके अपनी नॉर्मल लाइफ, कॉलेज चले गए, कॉलेज से आए, लोगों को कॉलेज में जो मिला उसको बोल देते थे कि यार इसको शेयर कर दियो। शेयर करना ऐसे वाला शेयर करना नहीं होता था जैसा अब होता है, इंस्टा पे शेयर कर दिया, वो कर दिया। वो शेयर होता था कि उसका लिंक लेके मैसेंजर में ही किसी को पटकना है, और या फिर अपना सीधा वहाँ से पोस्ट करके फेसबुक पे पोस्ट कर देना है स्माइली के साथ, या लिख देना है कुछ भी कि हंसी, बहुत हंसी आई, कुछ भी इस तरीके से कर देते थे। तो मैं जाके दोस्तों को कहता था कि तुमने देखी क्या, तो वो कहते थे हाँ देखी। मैंने कहा शेयर तो तूने नहीं की, क्योंकि ऐड थे वो मेरे में। कह रहे शेयर तो तूने नहीं किया, कह रहा अभी करता हूँ, ज़बरदस्ती वहीं पे शेयर भी हो जाती थी। तो वैसे हल्का हल्का चलता रहता था। 2016 में एक वीडियो पे 1000 व्यूज़ आ गए, तो पहली बार 1 के आगे के लिखा आया, ये कुछ अलग है। मैंने कहा यार ये बहुत अच्छी एक फीलिंग है। तो मैं अविनाश भाई के पास गया, मेरे ताऊ जी के लड़के हैं, मैंने उनको जाके कहा, मैंने कहा देखो 1 के आए हैं, कह रहे चल मैं तुझे इस बात पे डोसा खिला के लाता हूँ। तो उन्होंने मुझे पार्टी दी इस बात की कि तेरे इसके 1 के आगे के आया है। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ थी उस टाइम की। 2017 में जब मैंने लॉ कंप्लीट कर ली, फाइनल ईयर का वो कर लिया, जब मुझे पता था कि अब तो कुछ ऑप्शन है नहीं, या तो मुझे वकालत ही करनी है, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन के बाद ही घर वालों ने मुझे बोल दिया था कि नौकरी कर ले। लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने फिर भी जिद की कि मुझे वकालत करनी है, वकालत करनी है। तो मुझे वकालत में एडमिशन करा दिया। वकालत में एडमिशन के बाद जब मेरा फाइनल ईयर था, तब मेरे घर वालों ने क्लियर कट कह दिया था कि अब तुझे नौकरी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जिम्मेदारी थी, बहन की शादी करनी थी, घर में मैं सबसे बड़ा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी थी मेरे पास कि अब तुझे नौकरी करनी है। मुझे लगा कैसे होगी नहीं, मुझे पता है मैं वो बना नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। मतलब जो 9 से 5 नौकरी करते हैं उनके लिए कुछ मुझे वो नहीं है डिसरिस्पेक्ट या वो क्यों करते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है शायद मैं किसी के अंडर ऑर्डर या अंडर डायरेक्शन ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर सकता। मेरे अंदर लीडरशिप वाली ज़्यादा अच्छे गुण हैं, तो मुझे लगता है मैं लीडर अच्छा बन सकता हूँ। ऐसा मेरी थॉट थी, मुझसे ही थी वो, ऐसे नहीं थी दुनिया मुझसे कुछ, मेरी थॉट मुझसे ही थी। तब मैंने सोचा यार क्या करे क्या ना करे। फिर किसी भले आदमी ने मुझे कहा तो यूट्यूब का चैनल बना ले, अपना फेस दिखा के कुछ भी उस पर 1-2 मिनट का डाल दिया कर, और तू सैटरडे संडे वो वीडियो बना लिया करियो, और मंडे से फ्राइडे वो कर लिया करियो। मैंने कहा तेरा तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तूने तो बड़े अच्छे से मुझे अच्छी चीज़ बता दी। मंडे फ्राइडे कोर्ट चला जाया करियो, सैटरडे संडे वो कर लियो। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं जिस दिन एक इंटर्न के लिए एक वकील के पास जाने वाला था, तो उससे एक रात पहले एक ने मुझे कहानी सुना दी अपने इंटर्नशिप की। कह रहा भाई मैं तो जिसके अंडर में इंटर्नशिप कर रहा हूँ उसकी वाइफ मुझसे सब्जियां मंगाती है। मैंने कहा सब्जियां तो नहीं ला पाऊंगा यार, इतनी घर पे इतनी ला के दी है। मैंने कहा ये तो बड़ी दिक्कत आ गई। मुझे घर वालों ने काम बहुत कराया बचपन से, बहुत ज़्यादा। सुबह मैं 4-5 बजे उठता, 4 बजे में मुझे उठा देते थे। गाय थी हमारी, एक भैंस थी, तो गाय और भैंस के पूरे की पूरी सेवा करनी, भूस लाना, न्यार लाना। फिर जैसे ही 6:30 बजते थे बहन को स्कूल छोड़ के आना। पहले साइकिल थी, साइकिल पे छोड़ के आता था। बाइक आ गई LML फ्रीडम, चाचा जी फ्रीडम ले आए, जो 15 कलर की फ्रीडम आई थी उसमें से, तो उस पर फ्रीडम पे छोड़ के आता था। वो भी बस इसीलिए मिल जाती थी बाइक भी कि छोड़ के आ रहा है। उसके आने के बाद चाचा जी का एक ऑफिस था, वो ऑफिस खोल के आना।
शुरू से बड़ा मैं पूजा पाठ में रहा, तो वहाँ पे पूजा भी करके आना, और जैसे 11-12 बज जाते थे काम करते करते, फिर स्कूल के लिए निकल जाना, फिर शाम को फिर आना, फिर गाय भैंस की सेवा करना और फिर वो सो जाना। तो बंदा बंदा इतना लगता था। अब मुझे लगा अब ये भी वही कराएगा मुझसे। चाचा जी का ही काम कर लेता मैंने वकालत। कहा यही बढ़िया है, कम से कम इसमें थोड़ा सा ऐसे तो रहता है, वहाँ तो वो डाटा भी करेंगी सारी चीज़ें, और उनकी कोई लड़की भी हुई 18-19 साल की, उसके सामने भी डाटा करेंगी। मैंने कहा तो और बुरा लगेगा कि लड़की के सामने धमका रहे हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा चल ये यूट्यूब वाले ही कर देता हूँ। तो मैंने पहली वीडियो डाली थी कि एग्ज़ाम्स में जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, और 1 मिनट की वीडियो थी कि एग्ज़ाम जब आप दे रहे हैं तो किस तरह की सिचुएशन के ऊपर कौन सा गाना आपके पे फिट बैठ सकता है। जैसे कि आप खाली बैठ रहे हैं और आपको इंतजार है टॉपर का, तो पीछे गाना चल रहा है, आओगे जब तुम हो साजना अंगना फूल खिलेंगे। तो ऐसे टॉपर के में जब आपका पीछे वाला दोस्त आपको चीटिंग ना कराए, तो उस पर गाना लगा दिया, दोस्त दोस्त ना रहा यार यार ना रहा। तो ये वाला था, वो बहुत अच्छी चल गई उस टाइम पे, उस पर कुछ व्यूज़ आ गए, जो आसपास के लोगों ने बताया कि काफ़ी अच्छी है। ये मार्च की बात है, और मई में मेरा फाइनल ईयर का पेपर था लॉ का। तो ये मार्च के आसपास की बात है। मार्च में जब मैंने पहली वीडियो डाल दी, दूसरी वीडियो डाल दी, तो मैं मई में जब पेपर देने गया फाइनल ईयर के, तो ऐसा था माहौल बड़ा अच्छा क्लास के बच्चे कह रहे फ़ोटो कराने। जैसे जिन लोगों से बात भी कम होती थी, इंटरेक्शन भी कम था, तो वो भी कह रहे थे फ़ोटो कराने हैं, भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब 2 महीने ही हुए थे और मेरे ख्याल से 60-70 हज़ार सब्सक्राइबर थे, जो 2017 में बहुत बड़ी बात थी, जब तक जियो वगैरह कुछ भी नहीं और आया था। 2018 में आप ग्लोबल टॉप 10 वीडियो की लिस्ट में फीचर हो गए यूट्यूब की। वो सिलसिला ऐसे बढ़ा। हाँ मतलब वो तो फिर तो चलता, फिर तो रुके नहीं, फिर तो मैंने छोड़ ही दिया। लो फिर मैंने सिर्फ प्रैक्टिस में वो अपना बार काउंसिल में अपना नाम दर्ज कराया, पेपर क्लियर किया उसका, और फिर मैं वहाँ से हट के मैं यही बनाने लगा। फिर तो वीडियोस को ही मैंने पूरा वो दे दिया। मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगा, क्योंकि किसी ने मुझे कमेंट नहीं किया लुक के ऊपर और जो मैं बना रहा था उसके ऊपर, या मुझे डिमोटिवेशन फील नहीं हुई। मुझे लगा शायद बदल गई है दुनिया, अब शायद ये चीज़ अप्रिसिएट हो सकती है। तो फिर तो मैंने सब छोड़ दिया। फिर तो मैं इसी को ही कंटिन्यूसली छुप छुप के घर वालों से ये बोलकर कि मैं इंटर्नशिप पे जा रहा हूँ, मैं जाके वीडियो शूट कर लेता था। घर वालों को तब पता चला जब SHO साहब आए अपनी बेटी के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। वो क्या किस्सा था? चाचा जी को फ़ोन किया लोकल के SHO ने कि आपका यार अमित भड़ाना, आपके यहाँ पे भड़ाना परिवार कितने हैं? तो उन्होंने कहा कि एक हमारा ही है। ये अमित भड़ाना कौन है? चाचा जी वैसे ही मुझसे बचपन से इतना परेशान रहते थे, उन्हें लगा क्या कर दिया यार उसने। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, वो मेरी जो लड़की, अरे उसको क्या कह दिया? कह रहे यार कहा कुछ भी नहीं है, वो उसकी फ़ैन है। तो फ़ैन वर्ड उनके लिए पहली बार था। अगर उनके लिए कोई वर्ड होता था तो या तो प्रशंसक या हमें पसंद है, फ़ैन था कि वो उसकी फ़ैन है। तो उन्होंने कहा मतलब कैसे जी, क्या किया, क्या बात हो गई? कह रहे वो उसकी वीडियो देखती है। कह रहे किस तरह की? तो उन्होंने कहा जो वो वीडियो बनाता है। कह रहे क्या वीडियो बनाता है भैया? क्योंकि पता ही नहीं था उनको, तो क्योंकि फ़ोन उनके पास नोकिया 1600 था और घर में जितने भी लोग थे सबके, किसी के, मेरे अलावा किसी के पास फ़ोन नहीं था। टच स्क्रीन मैं ही चलाता था उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा मुझे आप बताओ। तो थोड़े हमारे चाचा जी वक्त से आगे के आदमी हैं, तो उन्होंने कहा मुझे आप 5 मिनट दो। तो उन्होंने सबसे पहले हमारे घर में उस व्यक्ति को बुलाया जिसको लगा कि 2 चांटे में सब उगल देगा, मेरे छोटे भाई को। तो उससे पूछा तो उसने कहा कि उसको पता, वीडियो बनाते हैं, ऐसे वीडियो बनाते हैं। फिर उसको कॉल किया, उन्होंने कहा सोचो ना मैं आता हूँ अपनी लड़की को लेके। अब मुझे फ़ोन किया, चाचा जी ने कहा हो। मैंने सबसे पहले चाचा जी का नंबर मैंने पूरी ज़िंदगी में अब चेंज कर दिया, पूरी ज़िंदगी में नंबर सेव करके रखा, कहाँ रह गया। वो हमेशा मुझसे कहते थे कहाँ रह गया। 2 मुश्किल से 20 सेकंड की बातें होती थी, कहाँ रह गया। मैं कहता था कि आ गया, यहाँ पर हूँ। तो वो ऐसे जज करते थे कि ट्रैफिक की आवाज़ तो नहीं आ रही, रोड पे तो नहीं है, दोस्त के घर में है। मैंने कहा नहीं, रोड पर ही हूँ। कभी बाइक चला रहा था तो बाइक का साउंड मार के बताता था कि बाइक घर पे हूँ। मैं बहुत डरा हूँ उनसे शुरू से, और मैं मानता हूँ कि उनके एक डर की वजह से मैं शायद एक अच्छा इंसान बना हूँ, वरना मैं तो कुछ और ही होता। तो मैं पहुँचा, उन्होंने कहा कि घर आ जा। मैं बाहर था, तो जैसे ही वो कहते थे घर आ जा, तो मैं फ़ोन करता था अपनी मम्मी को कि सब ठीक। अच्छा, मम्मी को ये स्थिति नहीं पता थी। मम्मी ने कह दिया हाँ सब ठीक है। मैं भी आ गया।
मैं आके पहुंचा, जैसे ही मैं घुसा वहाँ पे एक वर्दी में आदमी बैठे और एक लड़की बैठे, और लड़की ने मुझे देख के कर दिया ओ माय गॉड। अब मैं वहाँ पे एंटर ही हुआ था, मैंने उनको देखा और जैसे ही उन्होंने कहा कि ओ माय गॉड, मैंने कहा भाई रुक जाओ। अब मेरे लिए वो बहुत ऑकवर्ड था क्योंकि पहली बार मेरे चाचा जी, और मेरा एक रूल था कि मुझे कभी लड़की को दोस्त नहीं बनाने दिया, मेरे घर लड़की कभी आई नहीं, और लड़की दोस्त का मतलब है मेरे घर में कि कोई लड़की इसकी गर्लफ्रेंड है, मतलब तो हो ही नहीं, लड़की दोस्ती नहीं हो सकती, ये वाला उनका कॉन्सेप्ट है। खैर ये बात सच भी है। वन इस्माइल फैन क्लब। तो उसने जब ऐसे किया, मैंने कहा कह रही मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ। अब मेरा भी पहला लड़की के साथ काउंटर था, ये फ़ैन काउंटर की। मैंने कहा थैंक यू। अब मैं चाचा जी के साथ ऐसे था, अब मैं उसको मतलब ऐसे ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तो ऐसे ही टाइम पास के लिए बनाता हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, सच बताऊँ तो आपको मैं वो करता हूँ, मैं काफ़ी झूठ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो चल नहीं रहा क्योंकि वो इस बात को पूरा इग्नोर मार रही है। कह रही है एक बार प्लीज़ एक बार कह दो हसीना गोरी है, घर पे रखी पहचान की बोली है। मैंने कहा यार मत कर ऐसे, तो मत, मेरे चाचा जी के सामने मैं कैसे बोल दूँ हसीना गोरी है। मैंने कहा प्लीज़ मान जा यार। तो वो था, उनके बाद वो तो जो भी बात हुई वो तो चली गई वहाँ से। चाचा जी ने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, मैंने खुद ही बोल दिया, मैंने कहा जो भी आसपास है वाइपर वगैरह ले लो, इस्तेमाल कर लो, जो आपको बेस्ट लगे उस हिसाब से ट्रीटमेंट कर दीजिए। तो उन्होंने छोटे वाले भाई को कहा चल यार एक जो भी कर रहा है ठीक है, लड्डू लेके आ जा तू। पहली बार लड्डू वड्डू आए घर में कि चलो उनको, क्योंकि हम उस जगह से आते हैं कि अगर हमें हमारे परिवार को हम कितनी भी बोल दें कि हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो नहीं मानेंगे जब तक उनको बाहर का ना बोले, जब तक बाहर का उनको गलत भी ना बोले, जब तक वो गलत भी नहीं मानते। तो हमारे पड़ोस में एक अंकल थे, पता नहीं उनको एक दिन क्या हो गया, उन्होंने दोपहर में कह दिया अमित तो नाले पे खड़ा है एक लड़की के साथ। हमारे वहाँ नाला होता था एक, बड़ा पॉपुलर था वो, कि नाले पे वहाँ पे खड़ा है। मुझे चाचा जी ने फ़ोन कर दिया, ग्रेजुएशन की बात थी, कह रहे तू नाले पे क्या कर रहा था? मैंने कहा नाले पे क्या कर रहा था, मैं तो था नहीं। कह रहे नाले पे किसी लड़की वड़की के साथ था तू? मैंने कहा नहीं किसी भी लड़की के साथ नहीं था, मैं तो ऐसे। मुझसे मेरा फ़ोन छीन लिया, मुझसे वो छीन लिया। अब जब मैं उधर जा रहा था तो वो अंकल खड़ा था सामने, उसने मुझे देख कैसे किया। मैंने कहा अच्छा तू दोषी है तो इस अपराध का, तुझे मैं बताऊंगा। तो वो अंकल 2020 में मिले मुझे, शादी में मिले। अच्छी मुलाकात रही अंकल से। कह रहे तुझ पे मुझे बहुत भरोसा था हमें। मैंने कहा कि मैं नाले से एक लड़की को ले जाऊंगा। कह रहे नहीं तो कुछ कर देगा, चल अब फोटो करा ले, मुझे फोटो करके डालना है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने चाचा जी को बताया, मैंने कहा देखो ये ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे। अरे मैं तो इसकी मानता ही नहीं था। मैंने कहा पता है, मैंने कहा पता है आपने कितनी मानी है इसकी, कितनी नहीं मानी। तो घर वालों का ये है, जब तक कोई बहुत अच्छा नहीं बोलेगा तो वो अच्छा नहीं, बुरा बोल देगा तो अपनी औलाद बुरी है। गलती उनकी भी नहीं है, वो भी ऐसे ही पीछे से ट्रीट होते आ रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी का तो इम्पैक्ट हमारे पर घरों में हमेशा से ही रहा है ना, कि आपने ये किया है तो वो क्या बोलेंगे, आप ये करोगे तो वो क्या बोलेंगे। जब एक व्यक्ति होता है, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पहले एकदम से भीड़ चल रही होती है। जब घर से उसको शमशान घाट की तरफ लेकर जाते हैं तो 50-60 लोग जाते हैं, फिर वहाँ पे व्यक्ति पहुँचता है तो भीड़ 30-20 की आसपास की रह जाती है। 30-20 के बाद जब व्यक्ति जल जाता है वहाँ से, फिर वो भीड़ 5 लोगों की रह जाती है। 5 के बाद एक व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा करीब है, आखिर में वो रो रहे होते हैं, आपकी माँ रो रही होती है, आपके पिताजी रो रहे होते हैं, आपके भाई रो रहे होते हैं। फिर वो साधारण जीवन जब 1 साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाता है, 4 साल बीत जाता है, तो उनके लिए भी वो एक पेन तो रहता ही है कि अपना आदमी गया है, लेकिन धीरे धीरे वो कम होता रहता है और जीवन की तरफ जाने लगता है। तो ये जीवन का एक सच्चाई है कि पूरा जीवन हमें यही सोचने में लग जाता है कि सारे लोग क्या कहेंगे, और आपके जाने के बाद वो आपकी फिक्र भी नहीं कर रहे। तो चाचा जी को फिक्र थी और लोग फिक्र बढ़ा देते थे। हाँ वो तो अजय सर बता देते थे कि 12वीं के बाद इसका आतंकवादी में फॉर्म डलवा दो, ये तो आतंकवादी बनेगा। अजय सर के किस्से हैं हमारे पास, और जेसी गोयल के किस्से हैं आपके टीचर के जी। वो जादू आपको आता है ऐसा कहते थे, ये तो जादू टोना कर देता है, मुझको गिरा देता है। वो क्या किस्सा था? उनको सच में कुछ किया था ऐसा या अपनी गलती से गिरे थे वो? सर एक दिन मुझे मारने आ रहे थे, मैं डेस्क पे आखिर में जाके बैठता था। कौन सा साल रहा होगा, स्कूल कॉलेज? ये है 2010 की बात है। 2010। तो मैं वहाँ पे था, आखिरी वाले डेस्क पे बैठा था तो मैंने एक दिन पहले गोल मारा था
स्कूल गोल मारा था, तो मॉनिटर ने मेरा नाम दे दिया था, तो मुझे खड़ा कर दिया था उन्होंने। अब मुझे बड़ा दुख हुआ था क्योंकि मेरे सारे दोस्तों ने गोल मारा था, उनका नाम नहीं था, तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। मैंने कहा क्या, तो सर मुझे मारने आ रहे थे डंडा लेके, वो गिर पड़े मारने से पहले ही। अब जब वो पीरियड ख़त्म हुआ तो मैं सर के पास गया, मैंने कहा सर मेरे पास जादुई शक्ति है। अच्छा, ये आपने उनको बताया कह था? रही किस तरह की? मैंने कहा सर मेरा कोई भी बुरा करता है ना, उसका बुरा हो जाता है। कह रहे ये कैसे होता है? मैंने कहा सर ये मैंने सीखा है। कह रहे ये कहाँ से सीखा है? मैंने कहा सर देखिए आप, मैं बताता हूँ, आप देख लीजिए, आज आपने मुझे ये किया है, आज आप ना मुझे कल भी मारना, कल मारने की कोशिश करना, फिर देखना आपका दिन कितना बुरा जाएगा। तो वो ना उस चीज़ में बिलीव करने लगे। उनको ऐसे लगता था कि अगर मैं अमित के साथ कुछ गलत करूंगा तो मेरे साथ गलत हो जाएगा। कर्मा पे भरोसा हाँ, करने तो अब उन्होंने एक दिन उनकी फ्रस्ट्रेशन निकल गई क्लास में। कह रहे इसने जादुई शक्तियाँ हैं इसके पास, ये जादुई शक्तियाँ करता है, ये कुछ गलत काम करता है। सर का ना, सर के अंदर ना मैंने एक, क्योंकि मैं ऑब्जर्वेशन पे बड़ा वो रहता था, तो मैंने सर के अंदर एक ऑब्जर्वेशन देखी थी कि कभी तो सर बहुत बड़ी बात पे बहुत पिटाई कर देते, वो बिल्कुल ही छोड़ देते थे। कभी छोटी छोटी बातों को पूरा इग्नोर कर देते, मतलब जैसे छोटी सी बात हुई तो बहुत पीट रहे हैं, और बहुत बड़ी बात हुई है तो छोड़ देते थे। मैंने कहा कुछ तो घपला है, ऐसे तो कुछ है नहीं। तो मुझे किसी ने बताया, क्योंकि मैं खबर में लग गया, मुझे किसी ने बताया सर ना सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो जिस दिन सेंसेक्स ऊपर जाता है कुछ भी क्राइम हो जाए ये छोड़ देते हैं, जिस दिन नीचे रहता है उस दिन ये मारते हैं। तो मैंने सबको बोला, मैंने कहा सेंसेक्स पे नज़र डालो। पंकज को बोला मैंने कहा पंकज देखो, हमने देखना शुरू कर दिया। अब वो चीज़ ऐसी थी कि जब वो सेंसेक्स की बताते थे आज तक पे या किसी भी न्यूज़ चैनल पे बताते थे तो वो 12 बजे के आसपास बताते थे। हमारा स्कूल होता था 12:30 का, और 12 बजे मैं बैठ के ऐसे देख रहा होता था, तो मेरे घर वाले कहते थे यार लड़के की कुछ बड़ी सोच है, सेंसेक्स वगैरह। क्योंकि वहाँ तो क्रिकेट ज़्यादा, क्रिकेट देख रहा है बच्चा, शकला का बुम बुम देख रहा है, कसौटी जिंदगी की देख रहा है, तो कुमकुम देख रहा है, तो लोग तो लगता था कि चलो ठीक है कुछ अपनी चीज़ें कर रहा है, लेकिन सेंसेक्स देख रहा है मतलब भाई इसकी सोच कुछ अलग है। तो मैं कहता था कॉमर्स में आता है, क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था, तो मैंने कहा ये कॉमर्स में है ये, तो हम देख लेते थे। तो हमारा पहला ये बना कि पता लगाओ सर ने पैसा कहाँ लगा रखा है। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, पहले आपस में हुई, सर से हम बात करते थे, नॉर्मल बात करते थे कि सर अगर पैसा लगाया जाए तो कहाँ पे, तुम पे कितना पैसा होगा, तुम पे क्या होगा। मैंने कहा नहीं सर ऐसे मेरे चाचा जी के पास है, ताऊ जी मौसा जी के पास है, ऐसे तो उन्होंने बताया, थोड़ा सा हमें पता लगा। फिर हम देखते थे ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, जैसे जिस दिन ऊपर होता था हम बड़े से बड़ा काम करके सर के सामने छाती चौड़ी करके खड़े होते थे। वो हमें अच्छे से ट्रीट करते थे, हमें कहते थे बेटा क्या हुआ, गोल मारा है तो क्या, बंक मारा है तो क्या हो गया, छोटी तो बात है। जिस दिन नीचे होता था उस दिन हम नहीं जाते थे क्लास में, तो हमें पता लग गया आज नीचे है, तो हम जाते नहीं थे। तो क्लास में हमें पता लगता था भाई आज तो क्लास में भूकंप आया है, सब पिटे हैं। सर ऐसे पकड़ के डेस्क में मार देते थे मुझे, ऐसे करके ऐसे डेस्क में, और बंदा ऐसे उठेगा तो धुप, बंदा पीछे, ऐसे करके मारते, बहुत मारते थे, बहुत ज़्यादा मारते थे। तो जब उन्होंने ये सेंसेक्स नीचे, मॉनिटर ने नाम दे दिया कि ऐसे ऐसे हैं। अगले दिन सर ने वो किया और मेरा रिमांड ले दिया, कह रहे जादुई शक्ति गई बाढ़ में, तू पिटेगा आज। मुझे मारा, बहुत ज़्यादा मारा। मुझे क्लास के बच्चों ने चढ़ा दिया बदला, रिवेंज। मैंने कहा रिवेंज क्या? कह रहे कुछ सोचो। मेरी नज़र गई उनके स्कूटर पे, मैंने कहा स्कूटर का टायर निकालते हैं। उनका स्कूटर था, जिस दिन सेंसेक्स ऊपर होता था तो वो स्कूटर पे माला चढ़ा के आते थे, जिस दिन नीचे वो माला नहीं चढ़ाते थे, माला चढ़ी नहीं हुई थी। मैंने कहा इसीलिए पिटाऊँ आज मैंने सर का निकाल दिया। हम लेके गए सर का स्कूटर जब पार्किंग में, क्योंकि जब CCTV वगैरह नहीं होते थे, मैंने आगे वाला टायर निकाल दिया। मैंने कहा दोनों नहीं निकालेंगे, एक ही निकालेंगे, असली पेन पता लगेगा जब कि एक ऐसे लगेगा कि यार है भी, चला के भी ले जा सकता हूँ, दोनों में तो एकदम ऐसे लगेगा ना कि। तो मैंने वो निकाल दिया। सर ने मुझे बुलाया, कह रहे यार अमित गलत हो गया आज। मैंने कहा क्या हुआ सर? यार कोई स्कूटर में से टायर निकाल कर। मैंने कहा सर बहुत गलत हुआ है। मैंने कहा सर ये मॉनिटर ने किया है। कह रहे वो नहीं कर सकता, वो पढ़ाई में इतना अच्छा है, वो कैसे करेगा? मैंने कहा सर यही तो शकल पे चले जाते हो, आपको उसके कर्म नहीं पता कितने खराब हैं। कह रहे यार ये तुम अपनी ये जो पर्सनल तुम्हारे डिफरेंसेस हैं ये साइड में रखो, टायर का पता लगाओ। मैंने कहा सर
टायर का बंदोबस्त हो जाएगा। टायर चाहिए आपको, टायर का बंदोबस्त हो जाएगा। मैंने किसी अपने दोस्त का नाम लिया, मैंने कहा कौशल जेब कतरों में बैठता है। वो जेब कतरों में बैठता है, वो उससे मैं पता लगा लूँगा। तो C1 में मैं पढ़ता था, C2 में हमने छुपाया था। C2 के जो हमारे दोस्त थे उनको बोला था टायर छिपाना है, उनको फ़ोन किया। उन्होंने क्या काम किया, C2 में गड्ढा खोद के अंदर छिपा दिया, दफना ही दिया उसको। अब वहाँ से वो निकाल के ला रहे हैं तो उसमें मिट्टी जमी पड़ी है। अब उसको हमने धो कर लाए। मैंने कहा सर मैं धो के लाया हूँ। चढ़ो है आराम से। कह रहे हमें पर ये पता लगना चाहिए कि ये काम किसका था। मैंने कहा सर ये काम कौशल का था। कौशल क्लास के बाहर खड़ा है, मतलब जब मैं अंदर था मुझसे वो बात कर रहे थे, कौशल बाहर खड़ा है। मैंने कहा सर ये काम कौशल का था। कौशल की वहीं से पिटाई स्टार्ट हुई है, अंदर तक गया है। कौशल मुझसे कह रहा है भाई मेरा नाम किसने लिया है। मैंने कहा तेरा नाम पंकज ने लिया है। फूट डालो राज करो। और फिर अजय सर की भी क्लास होती थी जिनके आप ट्यूशन पढ़ा करते थे। अजय सर को मैंने पूरी जिंदगी, आज मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, मैंने मैनिपुलेट करके रखा उनको जितना मैं कर सकता था अपनी बुद्धि से। मैंने अपने अलावा किसी को ट्यूशन नहीं पढ़वाने क्या दिया। पढ़ाते थे, कौन सा सब्जेक्ट? अकाउंटेंसी। मैंने किसी को उनके वहाँ ट्यूशन नहीं लगाने दिया, क्योंकि मुझे पता था जिस टीचर से आप, जो टीचर आपको क्लास में पढ़ाते हैं उनसे आप ट्यूशन पढ़ोगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो मैं अपने किसी और क्लोज फ्रेंड का उनके वहाँ पर ट्यूशन कभी भी नहीं लगने दिया। पूरी लाइफ मेरी निकल गई। 2 साल 11th और 12th में मैं उनको पूरा भड़का के रखता था अपने क्लोज दोस्तों के खिलाफ कि सर वो लड़का गलत है, आपके यहाँ आ गया तो वो पूरे यहाँ प्रचार कर देगा कि आप तो पेपर लीक करके उसको 1 रात पहले दे देते हैं, वो जाके लिख लेता है। तो 2 साल मैंने पूरा उनको वो करके रखा। बस मुझसे एक दिन एक गलती हो गई जिसके बाद उनका विश्वास टूट गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दिन ना मुझसे चाचा जी का नंबर मांगा कि मुझे बात करनी है। और मैंने क्या किया, मैंने अपने दोस्त का नंबर दे दिया और उन्होंने 8:30 बजे के आसपास किया फ़ोन। मैंने मुंह पे रुमाल लगाया। मैंने कहा हेलो हेलो अमित के चाचा बोल रहे हैं? हाँ जी बात कर रहे हैं जी, ऐसे ऐसे मैं वो बात। मैंने कहा जी सर लड़का तो ठीक है, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो जाए उसका, ऐसे हो जाए। तो मैंने बोल दिया कि सर कोई बात नहीं, हमने भी जवानी में खूब मौज मस्ती करी है, बच्चा भी कर लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगले दिन जब पहुंचा उनके पास, सर के पास, तो उन्होंने मेरी जेब में 300 रुपये रख दिए। 300 रुपये का ट्यूशन पढ़ता था मैं, घर पे मैं बताता था 350 का, 50 रुपये अंटे में रखता था। पूरे 1 साल मैंने यही किया। तो उन्होंने मेरे रख दिए। कह रहे आप तो भाई आते ही गलत परिवार से हो, जहाँ आपके चाचा कह रहे हैं मौज मस्ती हमने करी है, तुम तो वहाँ पर मौज मस्ती करोगे। तो वो मेरे ऊपर उल्टी पड़ गई। तो मुझे लगा यार बचने का कोई राह नहीं है। मैंने कहा सर वो मैं था, सर वो मैं था, माफ़ कर दो, ट्यूशन से मत हटाओ, मेरे पेपर भी आ रहे हैं, 2nd टर्म के पेपर आने वाले थे। मैंने कहा यार नंबर भी नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं होगा, पता नहीं लगे, थोड़ी सी वो मिल जाता था। प्लस पॉइंट ये था सर के साथ पढ़ने का, सर 4-5 क्वेश्चंस बता देते थे पहले ही कि ये भी आने के चांसेस हैं, ये भी आने के चांसेस हैं। उनमें से 1-2 आ जाते थे, तो बस हमारे लिए तो इतना ही बहुत है। इसी बात का हम पूरे स्कूल में फ्लैक्स कर देते थे। मैं कह देता था देखिए आएगा ही आएगा, और वो आ जाता था। तो बंदे भाई तुझे कैसे पता? मैंने कहा माइंड सेट भी कोई चीज़ होती है भाई। बंदे जब पूरी दिन रात एक करके पढ़ते हैं तो ऐसा ही माइंड सेट हो जाता है। मेरा ऐसा ही हो चुका है अभी कि मैं देख के पता लगा लेता हूँ क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो उसके बाद सर का विश्वास टूट गया मेरे ऊपर से। और फिर उन्होंने ही चाचा से कहा था कि आप इसको आतंकवादी का फॉर्म भराइए। उसने चाचा जी ने उनको फ़ोन किया। फिर मैंने नंबर दे दिया, रियल चाचा जी की बात हुई। तो 12th करने के बाद चाचा जी ने उनको फ़ोन किया और चाचा जी ने बोला कि क्या कराना चाहिए, BA कराएं, BCom कराएं, BCom ऑनर्स कराएं। उसने कहा नंबर पता कर लो पहले कितने आएंगे, सारे ख्वाब मट्टी में मिलेंगे आपके। तो चाचा जी का दिल दुखा, कह रहे क्या अच्छे नंबर नहीं आएंगे क्या? कह रहे इसको ना टेररिज्म का फॉर्म भरवा दो। अब चाचा जी आतंकवाद, चोर डकैती, टेररिस्ट भी नहीं बोला, टेररिज्म बोल दिया। चाचा जी ने मुझे बोला कि कुछ ग्रेजुएशन के बाद अब कि उससे DU से टेररिज्म का फॉर्म भर दियो। DU से भर दियो, नहीं तो IP से भर दियो। अब मैं ऐसे था, उनको देख के मैंने कहा मतलब आपको किसने कहा? अजय सर से मेरी बात हुई। अजय सर से बात हो मैंने सर को फ़ोन किया, मैंने कहा सर व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, ये आप क्या बोल रहे हो? तुम्हें क्या लगता है क्या कर पुलिस में लगोगे तुम, आर्मी में लगोगे तुम? मैंने कहा सर मैं इतना बुरा हो गया कि अबे तुम, एक गलती और हो गई थी मुझसे सर के उसमें। उस सर का एक छोटा सा वो हुआ करता था, बिल्कुल
छोटा सा बच्चा था, वो 5-6 साल का था। तो 12th क्लास में पहली बार सर ने मेरे साथ मुझे लड़कियों की कोचिंग में बुला लिया, जहाँ 3-4 लड़कियाँ होती थी और सारी की सारी लड़कियाँ वो यमुना विहार की, किसी का नाम श्रुति तो किसी का नाम ऐसे, मतलब बिल्कुल, क्योंकि मेरी तो हमेशा आसपास जो लड़कियाँ रही वो तो आरती पूनम ऐसी रही, वो एकदम से श्रुति शबनम ये आ गए, एकदम से मैं ऐसे था। तो मैं सर होते नहीं थे, तो वो छोटा सा बच्चा घूमता रहता था, तो मैं उनके सामने सबके सामने ना चोड़ बनाता था कि मेरे सर के साथ फैमिली रिलेशन है, तो मैं उसको ऐसे कर देता था, तो मैं थोड़ा सा ऐट सी दिखाता था उसके पास। पता नहीं उसके दिमाग में एक दिन क्या आया क्या नहीं आया, सर बैठे थे, पता ही नहीं क्या हुआ, मेरा किस्मत खराब, मेरी दिन खराब। वो मेरे पास एक अपना पेपर लाता है, कुछ ABCD कुछ लिखने का, वो मुझसे कहता है पापा, और सर मुझे ऐसे देखते हैं और मैं एकदम ऐसे था कि बेटे, मतलब मैं मन ही मन में ऐसे था कि बेटे क्या क्या करवा दिया है तुमने मेरे साथ। तो मैंने कहा भैया पापा मैंने कहा यार ये मेरा कैसा समय खराब। अब वहां पे जितने भी, अब उनके बीच में, क्योंकि जैसे आप हैं तो आपके आसपास लोग ऐसे होंगे, आसपास एक दो ने ऐसे उन्होंने जैसे और मैं एकदम ऐसे कि अरे मैंने कहा बाबू इधर आओ तुम साइड में। तो सर ने मुझे पकड़ लिया, कह रहे ये क्या है, क्या सिखाया इसको। मैंने कहा सर मैं तो पता ही नहीं, मेरा दिन खराब है, मुझे आप दोपहर के कोचिंग में ही बुलाओ, जो आपका ख़त्म होता है 7 बजे, वो जो सुबह आप मुझे पढ़ाते थे 11 बजे जाने से पहले, मैं नहीं पढ़ना चाहता इन प्राइवेट स्कूल के बच्चों के बीच में, ये मुझे बिगाड़ रहे हैं, इन्होंने ही कुछ मतलब वहाँ भी मैंने मैनिपुलेशन पूरा गेम पीक पर रखा अपना। मैंने कहा सर ये मुझे लग रहा है इनका काम है, इसका काम हो सकता है। वो मेरे नज़र में आऊँ करने वाले ना एक लड़की भी ऐसे करी, मैंने कहा तुझे बताता हूँ, उसका भी मैंने नाम लिया, तो इस तरह चलता था। चाचा किस्सों पे लौटेंगे, जो चाचा ने जो बल्ला तोड़ा था, आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, सचिन की फ़ोटो रख के घूमते थे बैग में, क्या क्रिकेटर बनना था, क्या बनना था बचपन में? बचपन में, अच्छा चाचा का नाम हमने भी पूछा, चाचा की इतनी बात कर ली, चाचा जी का नाम क्या है? चाचा जी का नाम है चौधरी देशराज भड़ाना। अच्छा, हाँ जी। तो चाचा जी का क्या रहा ना कि मेरे जो पिताजी थे वो भी चाचा जी के साथ रूठ थे थोड़े। चाचा जी ने पिताजी देखे नहीं थे अपने, जब 2 वर्ष के थे पिताजी का देहांत हो गया था, उनके आर्मी में थे मेरे दादाजी। और मेरे जो चाचा जी हैं तो उनको वो भी काफ़ी मतलब ऐसे ही बैकग्राउंड से आए कि जहाँ पे बहुत डांटना फटकार रही, फ्रस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा रही हमारी फैमिली में, क्योंकि उसका एक कारण ये भी रहा कि हमारे घर को औरतों ने संभाला, मेरी दादी की पेंशन ने, मेरी मम्मी ने। फिर जब चाचा जी यंग हुए, 17 साल के थे, जब चाचा जी 17-18 मतलब बहुत कम उम्र के थे, तब उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। फिर चाचा जी ने सब कुछ संभालना शुरू किया, तो वो चाचा जी की फ्रस्ट्रेशन हमेशा रही। तो उन्होंने हमेशा, मैंने कुछ भी करना चाहा, कुछ भी चीज़ें करी, तो उनको हमेशा, क्योंकि वो सेफ साइड चाहते थे, वो चाहते थे कि नौकरी कर ले किसी भी तरीके से तू, और एक सेटल हो जाए और अपना देख ले यार, जो हमने देखा है या जो हमारे बुजुर्ग देखते आ रहे वो ना देखे, तू देख ले। अच्छा उन्हें मुझ में वो किक नज़र आती थी हरकतों की वजह से कि शरारती है, थोड़ा तेज है, तो कुछ ना कुछ कर लेगा 1-2%, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि लड़के की तो रोज़ ही बदल जाती हैं थॉट्स। स्कूल में गया तो किसी ने कह दिया कि अरे भाई क्या बाल लग रहे हैं, तो जेल लगा लिए बालों पे, है ना। किसी ने कह दिया अच्छा गाते हो, तो अच्छा गाने लगे। मुझे 9th क्लास में शायरी का चस्का लग गया, शायरियाँ लिखने लगा, मैं ऐसे ही बोल देता था, कुछ भी बातें होती थी तो एकदम शायरी वायरी सुना देता था, तो लोंडे हंसते थे कि अब तुझे बनाएंगे शायर आजा। तो मुझे खुद नहीं पता था लाइफ में, लेकिन क्रिकेट की तरफ मेरा काफ़ी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा था, क्योंकि बचपन में हर एक समय पूरा ही रहा है जब हिंदुस्तान में हर घर में हर कोई क्रिकेटर बनना चाहता था लड़का, तो क्रिकेट की तरफ मेरी बहुत ज़्यादा वो रही कि मुझे क्रिकेटर बनना है, कुछ करते हैं। 15-16 साल तक काफ़ी मेरा मन रहा, मैं खेलता था, टूर्नामेंट होते थे, टूर्नामेंट में जाता था। तो एक बार मैंने एक ओवर में 4 छक्के मार दिए, तो मैंने कहा मेरे रेट बढ़ने चाहिए, मैं जिस भी टीम में जाऊं पैसे लेकर जाऊं। तो मुझे खिलाया ही नहीं उन्होंने, मैंने कहा मैं फ्री में आना चाहता हूं, एंट्री लो दोस्तों, मजाक की भी एक हद होती है। मैंने कर दिया, अब ख़त्म करो इस मजाक को। तो
ऐसे चलता रहता था। अब क्रिकेट का उनका क्रिकेट में क्या हो गया था कि मैं एक दिन उन्होंने मेरे को 1 बजे मेरी पिटाई कर दी। वो पाइप नहीं होता जिससे पानी भरते हैं, वो बजा दिया मुझ में, बहुत पीटा मुझे। मैं 2 बजे खेलने चला गया। तो उन्होंने कहा यार इसकी तो रीढ़ की हड्डी बड़ी स्ट्रांग है, ये तो बेशरम है। वो 2 बजे लाए मुझे पीटते हुए, 3:30 बजे मेरा मैच। और मुझे छोटू ने ये कह दिया, मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड था बचपन का, कि भाई इनको हराना है क्योंकि इन्होंने हमारी गली वालों को उल्टा सीधा बोल दिया कि तुम्हारे मोहल्ले को तो जब चाहे जब हम हरा देते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक दिन में 3 शिफ्ट लगा लूंगा पिटाई की पर ये काम कर लेते हैं। तो मैं 3:30 बजे खेलने गया, 6 बजे मैं आया, फिर मेरा रिमांड हो गया। मम्मी ने रात को मूव लगाया था बकायदा, उस दिन बहुत पिटा था मैं। तो उस दिन चाचा को दिख गया कि यार ये तो बहुत वो है। अब हमारी गली में एक लड़का होता था, वो थोड़ा सा पैसे वाला था। तो वो कहीं से पता नहीं, उसकी मम्मी ने उसको बर्थडे गिफ्ट में, मेरी मम्मी मुझे बर्थडे गिफ्ट में 51 रुपए देती थी, उसकी मम्मी ने उसको 3 किल्ली, इधर वाली भी किल्ली उधर वाली भी किल्ली, पैड, बल्ला, किट विट दिला दी। अब वो मेरा 6 बजे रिमांड हुआ है, अब वो किट लेकर आ गया और मेरे को किट दिखा रहा है रात को, कह रहे देखिए मेरी किट है, ये है वो है, ऐसे है, फलाना है ढिमकाना है। मेरा सुबह अगले दिन 5 बजे मैच था। तो मैंने उससे कहा कि यार बल्ला था उसके, MRF का बल्ला था, और यार मैं भूल रहा हूँ, बल्लों के ऊपर कुछ एक चढ़ा देते थे रस्सी बांध के, फिर उसको जला देते थे, क्या कहते थे किसी को याद हो तो, मोम से कुछ कर देते थे। तो मैंने उसको कह दिया कि यार ये बैट जो है ना, ये बहुत, मैंने कहा ये बहुत VIP बैट होते हैं MRF के, तू मुझे दे इसको, मैं इसके ऊपर वो करा के लाऊंगा मोम से। वो क्योंकि उसकी एक र्यूमर थी कि अगर आप ये चढ़ा लोगे तो बल्ला टूटेगा नहीं, वरना वो V शेप में निकल हाँ जाएगा। नहीं तो V शेप में निकल के आ जाएगा। तो मैंने उसको कहा, वो रात को मुझे देके चला गया, कह रहे ये तू रख ले। अब वो रात में देकर गया, अब मैं उसी बल्ले को लेके अपनी दूसरी मंजिल पे, एक मंजिल ही घर था हमारा, जॉइंट फैमिली थी, दूसरी मंजिल में हमारा बाथरूम था, बाथरूम की छत पे छिपाने जा रहा था। मैं बाथरूम की छत पे छिपाने जा रहा था, चाचा वहां पे टंकी नहीं होती, टंकी ठीक कर रहे थे, वो टंकी ठीक कर रहे हैं, मैं चढ़ रहा हूँ, ऐसे करते गाने भी गा रहा हूँ कुछ कि बड़ा दिन है कल मेरे लिए, ऐसे गा रहा हूँ। और मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा, मेरे पास कोई आइडिया नहीं आया, मेरे हाथ में बल्ला था, तो बल्ला नीचे था, मैं ऐसे था, जैसे ही मैं चढ़ा उन्होंने मुझे ऐसे देखा, मैंने बल्ला छोड़ दिया, मैंने कहा नीचे जाएगा। बल्ले ने, क्योंकि कोई BGM नहीं चल रहा था, बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ नहीं था, साइलेंट था, एम्बियंस नहीं था, धूम, तो उन्होंने ऊपर से देखा इसकी एक आध टांग तो नीचे नहीं चली गई, तो उन्होंने ऊपर से ऐसे नीचे करके देखा, बल्ला पड़ा है। अब बल्ला जैसी था, उन्होंने ऐसे देखा, मैंने कहा 3000 का है, मेरे दोस्त का है, उसकी मम्मी आ जाएगी आपसे लेके जाएगी। कोई बात नहीं बेटा, उन्होंने लिया और बल्ला तोड़ दिया, दूसरे का बल्ला टूटा। अब मैं निकल गया स्कूल। तो दोस्त को क्या जवाब दिया? दोस्त फील्डिंग लगा के सेट है पूरा, 4 लड़के लेके, क्योंकि दोस्ती में अकेले में तो अब बात ही नहीं होगी ना, अगर अकेले में बात होगी तो अमित फुल मैनिपुलेशन कर देगा। 4 लड़के खड़े हैं, गवाह भी हैं उसके, देख मैं तेरे सामने निकला था गली से, हाँ निकला था भाई, तूने देखा था, तू इधर से साइकिल पे जा रहा था, अमित से मैं बात कर रहा था, हाँ। तो मैंने उसको कहा भाई चाचा ने तोड़ दिया। उसकी मम्मी आ गई, कह रही बल्ला। अब उसकी मम्मी ने मुझे भी अपने घर में एकदम बीच में वो बना दिया। उसकी मम्मी कह गई 2200 का है, वो 3000। चाचा कह रहे देख बल्ले टूटने में भी 800 रुपये मुझसे कमीशन मार रहा था। मैंने कहा यार मेरी किस्मत खराब चल रही है क्या, टाइम खराब चल रहा है क्या, ये मेरी क्या इमेज बनती जा रही है घर वालों में। तो उसको फिर बल्ला तो नहीं दिया, ना ही कुछ किया। उसकी मम्मी को मैंने सॉरी बोल दिया। मैं उसकी मम्मी से नमस्ते करता था, नमस्ते नहीं लेती थी। फिर मैं कहता था आंटी नमस्ते, कह रही मैं नहीं ले रही। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बल्ला मैं जब भी नहीं दे पाऊंगा, 2200 रुपये तो मुझे जोड़ने में सम्मान ही दे सकता हूँ, बहुत वर्ष लग जाएंगे मुझे जोड़ने में। फोटो क्लिक करा के गया वो मेरे साथ 2021 में। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बल्ला, कह रहा कोई बात नहीं। मैंने कहा जब इतना बड़ा दिल नहीं था तेरा। ठीक है, हम दर्शकों की ओर चलते हैं। कहाँ गया भाई, कहाँ, लाओ।
नमस्ते अमित भैया, मेरा नाम नमन शर्मा है और मैं आपको देखता आ रहा हूँ काफ़ी टाइम से और आपके डायलॉग्स और आपकी वीडियोस काफ़ी देखी और हम लोग भी गांव देहात से हैं। तो फिर मैंने देखा कि जैसे आपके डायलॉग्स रहें, आपकी बातें रहें और आपकी जो देसी अंदाज़ है वो उस समय काफ़ी नया था लोगों के बीच। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगा था कि ये शायद लोगों तक ज़्यादा पूरे देश में फैल जाएगा? और मैं ये पूछना चाहूँगा कि रिलेटेबल जो आप कंटेंट बना रहे हैं आज भी, उस समय भी और आज भी आप रिलेट कर पाते हैं? जैसे कि आपने बताया कि मुखर्जी नगर में आपने वेब सीरीज़ बनाई, तो रिलेट करने के पीछे क्या राज है? और ये जो डायलॉग अतरंगी अतरंगी डायलॉग, नए नए डायलॉग जो लोगों के बीच चलते हैं, उनके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि आप वो कैसे करते हैं? सबसे पहला तो जो आपका सवाल था कि बनाया कुछ, मेरे पास तो कुछ, देखो सच बताऊं तो ऑप्शन नहीं था, सिर्फ ये बनने का कि जैसा मैं था वैसा कुछ प्रस्तुत कर सकूं। क्योंकि मैं सच बताऊं तो आपको, मैं ईमानदारी से, मैं सच में उस परिवार से आता हूं, उस घर से आता हूं, उस दोस्ती के सर्कल से आता हूं जहां हम दोस्तों में सच में गाली नहीं देते। किसी भी दोस्त को मैं गाली दे ही नहीं सकता। जैसे लोग कहते हैं ना कि आपस में दोस्तों में गालियाँ चलती है, मैं नहीं दे पाता, ना वो मुझे दे सकते। अभी मैं आंटी जी से नमस्ते करके पाँव जुड़ गया हूँ, फिर मैं उन्हीं को गाली दे दूँ उस तरीके से। तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, सिर्फ यही दिखाने का कि मैं क्या जान सकता हूँ। क्योंकि मुझे इतना पता था कि शायद कुछ और बनने की कोशिश करी तो बहुत लंबा वो टिक नहीं पाएगा, और ऑप्शन भी नहीं था। एक उम्र का पड़ाव, सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही थी, ग्रेजुएशन हो गई थी, लॉ हो गई थी। तो मेरे पास ये था कि ये एक लास्ट ऐसा काम है जिसमें ईमानदारी, बहुत ज़्यादा नीयत, साफ नीयत दिखाई जा सकती है। दूसरी चीज़ रिलेटेबिलिटी, मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कैसे क्या काम होता है। आप मुझे कहने लगे कि आप डायलॉग लिखते कैसे हैं, आपकी सोच क्या है, वो क्या है। आसपास की बस कुछ चीज़ें ही ऐसी रहती हैं जो आप देखते रहते हैं, जानते रहते हैं और उनको प्रस्तुत करते रहते हैं, उनकी चीज़ों में आ जाती है। अभी जैसे कुछ, मैं जैसे एक चीज़ में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ कि जब आप किसी व्यक्ति से बात करें या किसी व्यक्ति को मिलें या उसके साथ बैठें या कुछ तो उसकी एक दो बात तो ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं वो करती हैं। जैसे आपका कोई दोस्त होगा जो लड़की को देखकर पूरा चेंज हो जाता है ना। इससे पहले वो कैसी बात कर रहा होता है और लड़की को देख के एकदम से गॉट इट। या एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, रात क्या था कि कुछ और प्रोग्राम था मेरा, बट वही फिर तुम्हारी वजह से कैंसिल करना पड़ गया। तो एक कुछ ऐसा हो जाता है, और फिर वो एक थोड़ी देर पहले बिल्कुल नाक वाक में हाथ देकर आपसे बात कर रहा था, है ना। तो ये थोड़ा सा हर एक इंसान में ना एक, जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ कि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति दोगला है। वो कभी कुछ है, कभी कुछ है। इवन मैं कहता हूँ कि एक साइकिल का स्टैंड हो सकता है, मनुष्य का कोई स्टैंड नहीं है इस जीवन में। तो इसलिए ना, अगर आपको ये एक्सेप्ट करना है कि आप दोगले हो तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि आपको अगर लगता है कि मैं हमेशा अपने दोस्तों के बीच में बैठ के ऐसे डायलॉग में ही बातें करता हूँ, हमेशा मैं अपने दोस्तों को मोटिवेट ही करता हूँ, तो ऐसा भी सच नहीं है कि आप कहीं पर आप संतुलित बातें करते हैं, कहीं पर आप बहुत ज़्यादा खुलकर बातें करते हैं, तो कहीं पर आप बंद कर बातें करते हैं, कहीं पर आप ज़्यादा बोलना नहीं चाहते, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो ये हर एक व्यक्ति के अंदर है, वो उसी हिसाब से अपने रूप को बदलता रहता है, अपने दोगलेपंथी को। सेल्फिश, एक इंसान सेल्फिश बहुत होता है, दोगला होता है ना। उसी के बीच में अगर आप थोड़े प्रिंसिपल वाले और एथिक्स वाले बन जाएं तो कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है। बाकी ये सेल्फिशनेस, दोगलापना, अपने बारे में ज़्यादा सोचना, ये तो हर एक मनुष्य के अंदर पाया जाता है। तो रिलेटेबिलिटी भी इसी से मिलकर बनती है कि जब आप आसपास कुछ देखते रहते हैं और आप ऑब्जर्व करते रहते हैं और वो चीज़ें चलती रहती है। जैसे आप देखते हैं ना, कुछ लोगों को ना एक ही सेंटेंस को 2 बार बोलने की बहुत आदत होती है कि अच्छा भाई अब मैं चलता हूँ मैं आई गो नाउ। हिंदी में भी इंग्लिश में भी, क्या भाई एक बार में एक बात को ख़त्म कर दे, बोल दे। ऐसे होते हैं ना कि जैसे गुस्से में आदमी कहता है शट अप, चुप रहो, मैंने बोला आई शेड, मैं कह रही, तो वो तो ये लड़ाई है, गुस्सा है, आदमी गुस्से में है। लेकिन देखो एक ऑब्जर्वेशन है कि आप इंग्लिश में भी बोल रहे हो और उसी बात को उसमें भी बोल रहे हो, है ना। जैसे ऐसा होता नहीं है कि आदमी जब किसी से मिलता है, अरे भाई हाउ आर यू, और बताएं कैसे हैं आप, बात तो एक ही है ना, लेकिन वो बोली उस तरीके से गई है। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन ही है, पर लगती वो बंदा नर्वस होकर बोल रहा है या कोई इंसान गुस्से में बोल रहा है, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि आपको जब भूख ही कंटेंट की हो जाती है, जब आपको हर बार आसपास कुछ नज़र ही ऐसे आ रहा होता है, हमारे आसपास जैसे बहुत से कैरेक्टर ऐसे होते हैं, बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं
बहुत ज़्यादा जैसे आप कहते नहीं हो, जैसे मेरे आसपास एक कैरेक्टर ऐसा है कि जैसे मैंने बोला कि अरे यार मैं कल लल्लन टॉप गया ऐसे, अरे लल्लन टॉप में वो अपने सौरभ भाई है ना, वो परसों मिले थे यार, बस ऐसी बात हो रही थी, मैं कह रहा था और क्या चल रहा है, अच्छा अब आपकी तो वैल्यू नहीं, जो आप गए हो आप कोई बताए अपनी बता रहा है, बस वो कह रहे थे यार कभी चाय वाय पे यहाँ बैठते हैं। मैंने कहा भैया देखो टाइम अभी तो है नहीं, और आपका देख लेते हैं चैनल पे, आपको देख लेते हैं, वो आपकी बात इतनी सी उसकी बात इतनी बड़ी हो जाएगी। जैसे आप कहते हो ना कि अरे यार उस साकेत में बड़ा अच्छा वहाँ पे वो खाना मिलता है, तेरे भाई की बंदी थी वो क्या बताऊँ, बस पगली प्यार में इतनी पागल हो गई, नस वस काट ली। मैंने कहा ये नहीं हैंडल होगा मुझसे, तू जा, मैं पूनम से बात करता हूँ। तो वो एक कैरेक्टर है अपने आप में, उसको आप समझाओगे भी तो भी नहीं समझ में आएगा। तो रिलेटेबिलिटी इस चीज़ पे ज़्यादा चलती है। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल से आपने 18 महीने के अंदर 10 मिलियन क्रॉस कर दिया था, और उस टाइम वो सबसे फास्टेस्ट था। तो वो क्या फीलिंग थी कि गली मोहल्लों में दोस्तों के साथ हंसी मजाक से सीधा 1 करोड़ लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, और इतनी जल्दी आप इतने मार्जिन तक पहुँच गए? आपको लगा था कि इतने सारे लोग आपको इतने जल्दी प्यार देंगे? मैं आपको सच बताऊं, मैं अपने आप को बहुत नाकाबिल इंसान मानता हूं, और मुझे ऐसा लगता है मुझसे तो सारे बेहतर हैं दिखने में, बनाने में, कार्य जो भी मैं काम कर रहा हूं उसको बनाने में और उसको दिखाने में भी, और उनकी सोच भी मुझसे तो कई बेहतरीन है। शायद मैं हमेशा डेस्टिनी में बहुत बिलीव करता हूं और कर्म में बहुत विश्वास करता हूं। तो मुझे लगता है मेरे माताजी, पिताजी, दादा दादी जी, चाचा जी के कर्म है जो मुझे मिले हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो पाया। और भोलेनाथ जी को मैं इसका बड़ा श्रेय देता हूँ कि कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है कि मैं कुछ ऐसा कार्य कर सकूं जिसका समाज में इम्पैक्ट आ सके। मैं अपने आप को इतना काबिल नहीं मानता, और मैं उसके लिए शायद आज से 3 साल पहले आप मुझे पूछते तो शायद मैं इसका बहुत एक ऐसा जवाब देता कि आपको मज़ेदार जवाब मिलता, बहुत मज़ा आता उसे सुनने में। लेकिन आज के समय में नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रोसेस बढ़ गया, चीज़ें बढ़ गई, मैंने खुद को जान लिया, मैंने खुद को समझ लिया। मैं हमेशा नंबर 1 बनना चाहता था कि मुझे नंबर 1 बनना है। फिर मुझे पता लगा नंबर 1 तो भोलेनाथ जी हैं। मैंने कहा जब हमारे गुरु नंबर 1 है तो हमें क्या नंबर में बैठना, फिर तो हमें जो नंबर मिल जाए, जैसे नंबर मिल जाए वो अच्छे हैं। कर्म की एक खासियत ही ये है कि अगर आपने किसी को, आपने गिलास भी ऐसे बड़ी तेज़ रखा है ना, वो भी आपको महसूस होता है, क्योंकि आप कर्मा बिलीवर ऐसे बन चुके हो कि आपको किसी को हर्ट करने का, परेशान करने का कभी मन। जब मुझे हमेशा लोग कहते हैं कि यार इतनी बढ़िया लाइफ है, इसको जियो, थोड़ा पार्टी करो, थोड़ा एंजॉय करो, थोड़ा मस्त रहा करो, थोड़ा बन ठन के बातें करके 4-5 लोगों से। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि मैं पिछले 3 सालों से तो रोज़ थैंक यू, सुबह उठ के 2 घंटे तो पूजा पाठ में थैंक यू बोलने में ही लगा हुआ हूँ भोलेनाथ जी को कि आपने मुझे ये दे दिया, मैं इसके काबिल भी नहीं था। अब क्योंकि वो उनको भी ये 4 साल बाद रियलाइज़ होगी ये चीज़। वही होता है ना, 17 साल, जब आज से आप 5 साल पहले वीडियोज़ देखते थे ना, तो जब होती है ना कोई गाली गलौज का कंटेंट होता है, गलत कंटेंट होता है, आपको उस पर हंसी आती है। 5 साल बाद आप कहते हो यार मैं इस चीज़ पे हंस रहा था, नहीं, ये तो मैं गलत था यार, ये तो मैं गलत कर रहा था, या मैं इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा था। तो उसी तरीके से आदमी ना रिवाइव होता चला जाता है। मैं वही कह रहा हूँ, 3 साल पहले मैं इसका बहुत मसालेदार जवाब दे सकता था कि हाँ हम तो हैं ही ऐसे भाई, ऐसे ही कर देते हैं, आई एम द बेस्ट, करते हैं भाई, मेहनत करते हैं। मुझे पता लगा कि सब कुछ तो नियंत्रित है, सब कुछ चल रहा है, अपने आप चल रहा है। ये जो यहाँ पे आपका मुझसे सवाल जवाब भी है, ये भी नियंत्रित है, ये पहले से पहले था कि ऐसा होना है, और ये क्यों होना है ये भी नियंत्रित है, और इसका क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर होना है, मेरे ऊपर होना है, जनता के ऊपर होना है, लल्लन टॉप के ऊपर होना है, ये भी सब निर्धारित है। मैं इस चीज़ में, मेरा विश्वास है। बाकी सबकी एक आइडियोलॉजी, सोचने का तरीका, स्पिरिचुअल वे सबके डिफरेंट होते हैं, तो मेरा थोड़ा सा ये है। नमस्ते अमित भैया, मेरा नाम अभिनव है। जैसे पहले तो मैं सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहूँ, क्योंकि आप जो गाने बनाते हैं, चाहे वो मेरा जूनियर का हो या एसएससी का लास्ट एपिसोड में जो था, औरों का पता नहीं, मेरी आंखों में तो सच में पानी आ गया था जब मैंने वो लास्ट एपिसोड का गाना सुना था। तो एक तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इन गानों के पीछे की जो आपकी प्रेरणा होती है, और एक आपको कोई ऐसा मोमेंट जो एसएससी शूट करते दौरान आपके साथ हुआ हो, आपको लगा हो कि ये हमेशा मेरे दिल में रहेगा। मैं राइटिंग फिल्म्स की, वेब सीरीज़ की, वीडियोस की बहुत करता था। तो मैंने सबसे पहले जब अपने गाने बनाने शुरू किए थे, तो वो अमित बड़ाना LLB में मैंने अपने गाने बनाने शुरू किए थे कि मैं अब पूरा इसको फिल्म्स के स्केल पर ले जाएंगे, गाने लाएंगे। तो जब मैंने अमित बड़ाना LLB शूट किया, उसके बाद मुझे नेक्स्ट चिड़ियाघर शूट करना था। तो जो मेरे लिए गाने लिखे थे जिसने अमित बड़ाना LLB में, मैंने उसको फ़ोन किया
तो मैंने उसको बोला कि तू गाने लिखने आओ यार, चिड़ियाघर में कुछ गाने लिखते हैं। तो उसने बोला कि भैया मैं आज तो नहीं आ पाऊँगा। मैंने कहा यार आप जब मुझसे फर्स्ट टाइम मिले थे ना तो आपने कहा था भैया मुझे काम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे चीज़ें चाहिए। मैंने कहा आपने एक बार मेरे साथ काम किया और आप एकदम से ऐसे हो गए कि मैं आज नहीं आ पाऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब आप कभी मत आना। तो मेरे साथ पंकज बैठा हुआ था, मैंने कहा यार मैं गाने लिखूँगा चिड़ियाघर में। तो उन्होंने कहा ठीक है लिख लो, क्योंकि मैंने म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुना है, 90s 80s हिप हॉप, चाहे वो इंडिया का हिप हॉप हो, चाहे वो बाहर का हो, चाहे वो बिल्कुल टूपाक वाला हिप हॉप हो, चाहे वो फिर 50 सेंट वाला हिप हॉप हो, चाहे वो कैसा भी हिप हॉप, चाहे वो ड्रैक वाला हिप हॉप हो, कान्ये वेस्ट का हो, सारा हिप हॉप सुना है मैंने। और चाहे कुमार सानू जी हों, मोहम्मद रफ़ी जी हों, उदित नारायण जी हों, सोनू निगम, हिमेश रेशमिया, यो हनी सिंह, सब मैंने सारा म्यूज़िक एकदम से सुना। म्यूज़िक का बड़ा शौक़ रहा है मुझे शुरू से, तो मैंने हर तरह का म्यूज़िक सुना है। तो मुझे थोड़ा था, क्योंकि राइटिंग तो करता था तो उसका तो था मुझे। चैलेंजेस ने मुझे लिखवाए गाने हमेशा, कि चैलेंज करके मैंने कहा कि अब मैं खुद ही लिखूँगा। उसके बाद फिर मैंने चिड़ियाघर की, मेरा जूनियर किया, एसएससी किया, बकरा ने मजनू हलाल किया, कैटरीना मैम के साथ द परफेक्ट डेट किया, सब में मैंने खुद गाने लिखे। और धीरे धीरे नरिश हुए। शुरू में जब लिखे तो मुझे ऐसे लगता था कि मैंने लिखी है कोई चीज़। फिर अभी जैसे एसएससी की आप बात कर रहे हो तो उसमें एक लाइन है कि माना मंजिल नाराज़ है पर सफ़र का तू हकदार है। तो ये मुझे लिख के मैंने कहा ये अच्छा है, काफ़ी ये अच्छी लाइन है। तो कॉम्पोजिशन भी मैं खुद ही बनाता हूँ। तो जब मैं अपने प्रोड्यूसर मेरे एक ही सेम ही है, लवप्रीत, 3-4 साल से वही मेरा म्यूज़िक बनाते हैं, वही मेरा बीजीएम करते हैं। तो क्योंकि मुझे सुना बहुत है, नॉलेज बहुत कम है, तो मैं उसके पास जाता हूँ और मैं उससे जाके ऐसे कहता हूँ कि भाई गाना बनाना है और गाने में ये ऐसे बनाना है कि टन 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 टन, वो मुझे ऐसे देखता रहता है। मैंने कहा ऐसी कॉम्पोजिशन होनी चाहिए, टन टन। वो कहता है पाजी नहीं आया समझ। मैंने कहा मतलब तुम गाओ एक बार। कह रहे कैसे? मैंने कहा ये गाओ कि ऐसे गाओ, कहाँ चला रे राही। तो गाना शुरू करता है कहाँ चला रे राही। तो मैं उसको बोल देता हूँ, मैंने कहा अब तूने कर दिया, अब तू ना कोर्ड्स को ऐसे कर दे, फिर इसको ऊपर से ले दे, इसको नीचे। कहता पाजी नहीं आया था। मैंने तो मुझे मेरा वीक पॉइंट ये है कि मुझे टेक्निकल टर्म्स बहुत कम पता है। जैसे मैं एडिटर को भी कहता रहता हूँ कि इसको आगे से काट के बीच में से लाके साइड में सेट कर दे। हैं क्या भैया? मैंने कहा 1 मिनट। तो उसने मुझे कहा भैया ये हेड होता है, ये टेल होता है, आप मुझे कहा करो हेड काट दे टेल काट दे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उसको बोलता हूँ हेड काट दे, तो वो हेड काट रहा था। मैंने कहा अरे नहीं, इसमें से टेल काटना था। वो कहता भैया सीसीटीवी लगा हुआ है, ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, आपने अभी टेल बोला है। मैंने कहा मैंने हेड बोला था यार। तो वो कन्फ्यूज़न, वो क्योंकि वो मेरे को टर्म्स नहीं पता। तो गाना तो लिखना मैंने इस तरीके से शुरू किया कि लिखते हैं, बनाते हैं। तो मैंने कैटरीना मैम के लिए एक बड़ा फ़नी गाना लिखा था, उनको सुनाया था तो उनको बड़ा अच्छा लगा था कि जैसे कपड़े खिल जाते हैं धुलकर, मैं तुम सा ही हो गया हूँ तुमसे मिलकर। दिवाली पे लड़ियाँ सज रही हैं खिलकर, मैं तुम सा ही हो गया हूँ तुमसे मिलकर। तो हंसी भी थी। और इसकी मैंने कॉम्पोजिशन बताई, अगेन इसकी कॉम्पोजिशन में फिर वही आया था कि टन 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 टन, तो कह रहा टन टन। तो डिफ़िकल्ट जॉब है काफ़ी म्यूज़िक, और उसका बस मुझे तो थोड़ा सा चैलेंजेस पसंद है, तो मैं इसलिए मैं कर लेता हूँ। आपको पसंद आ रहा है, ये मेरा बहुत भाई सौभाग्य है। मैं आपको सोशल मीडिया पे बहुत समय से फॉलो कर रहा हूँ। तो जब एसएससी का ट्रेलर की भी डेट नहीं आई थी, उससे पहले जब आपकी ऑडियंस आपसे पूछी थी भाई वीडियो कब आएगी, तो आपने एक स्टोरी डाली थी कि कृपया करके इसे वीडियो नहीं मूवी बोलें, क्योंकि मेरी इसमें बहुत मेहनत लगी है। तो उसके पीछे जैसे हमने सुना मूवी आएगी, तो हम लोग भी उस टाइम एक्साइटेड हो गए कि पूरी एक मूवी आएगी यूट्यूब पे। फिर उसको बाद में आपने अनाउंस करा कि नहीं, मूवी नहीं, वेब सीरीज़ के फॉर्म में आएगी। तो इसके पीछे की कुछ कहानी बताना चाहेंगे आप? ये आपने 2 स्टोरी मिक्स करी हैं। पग्गल मैंने फिल्म बनाई थी, तो पग्गल फिल्म में ये था कि वो पहली मेरी फिल्म थी 2 घंटे की। तो मुझे पहले से पहले एक तो बताना था सभी को, क्योंकि सब वीडियो अगर सोच के बैठे हैं तो 20 मिनट 25 मिनट, एकदम से खोलेंगे तो 2 घंटे हैं, ये क्या हो गया। अगले को तो आधे घंटे बाद चावल वावल भी लेके आने होंगे,
सामान, अपना पढ़ाई करनी होगी, 10 तरह के काम होंगे। तो मैंने पहले बोला कि इसको आप वीडियो ना समझें, इसको आप फिल्म समझें। एसएससी का तो ये डे 1 से, आपका नाम क्या है? अभिनव। ये भाई पहले दिन से ही डिसाइडेड था कि एसएससी वेब सीरीज बन रही है और मेरी पहली वेब सीरीज है। नमस्ते भैया, अमित भैया, मेरा नाम प्रियांशु है, प्रियांशु मिश्रा। मेरे को ये पूछना था कि आपने बताते हो हर पॉडकास्ट में, हर वीडियोस में कि लाइक आप थोड़ा हमारी साइड से हो, लाइक यमुना विहार से हो, C1 से पढ़े हुए हो, तो अभी आप वहाँ पर ऑब्वियसली। कहाँ से हैं? मैं सोनिया विहार से हूँ, अच्छा। वजीराबाद के पास, आप हाँ, जानते अरे हो करावल नगर। सोनिया विहार पूरा जानता हूँ। बहुत अच्छी वाइब आती है, लाइक शुरुआत से देखते हैं आपकी वीडियोस में भी ऐसे वर्ड्स यूज़ होते थे कि वजीराबाद बस जाएगी, बस का 259 नंबर बस, ऐसे लाइक बहुत बहुत अच्छी वाइब आती है। तो अभी बहुत गर्व होता है कि आप कहाँ पर हो, आपकी सक्सेस देख के बहुत अच्छा लगता है कि लाइक हमें भी ऐसा कुछ करना है, और हमारे बीच से एक व्यक्ति अगर गया है तो अभी आपको वहाँ की याद आती है? आप लेके वहाँ के लोगों के बारे में सोचते हो? क्योंकि लोग अभी भी, आज भी सरकारी स्कूल के बच्चे ना आपके डायलॉग्स बोलते हैं और पूरी मजे लेते हैं। एक टाइम था कि बच्चे वैसे फ़ोन में, छोटे छोटे फ़ोन्स में देखते थे आपकी वीडियोस, एंड बहुत अच्छा लगता है। मैं जोरीपुर रहा हूँ 2020 तक, दिल्ली में ही। तो मैं पहले जोरीपुर से पैदल जाता था गोकलपुर तक, गोकलपुरी तक, यमुना विहार तक जाता था। के साथ रख पास, हाँ। यमुना विहार से मैं 234, 235, 259, 63, 61, 971 कोई सी भी मिल जाती हाँ, थी, DTC, हाँ। उससे मैं सीधा डी उतरता था। अच्छा, विश्वविद्यालय उतरने के बाद मैं फिर आज़ादपुर तक के लिए बस करता था। लेकिन 971 ही एक मात्र ऐसी बस थी, अवंतिका जाती थी वो, जो आज़ादपुर उतार देती थी। फिर आज़ादपुर से फिर मैं अशोक विहार कॉलेज तक की बस करता था। और मेरे जितने भी दोस्त थे वो सोनिया विहार, बाबरपुर, मौजपुर, यमुना विहार वहीं के थे, करावल नगर हो गया, सब वहीं के थे, लोनी के, सब वहीं के ही दोस्त थे। हम सारे के सारे एक साथ ही रहते थे, गोकलपुरी, सब ये साथ में, गंगा विहार। तो वो, क्योंकि मुझे थोड़ा हालात मेरे ऐसे हो गए कि मुझे वहाँ से आना पड़ा, क्योंकि मैं एक बहुत छोटे मकान में वहाँ रहता था। छोटा मकान, दिल हमेशा बड़ा ही है, पर मकान, क्योंकि मेरे घर में 10-12 लोग थे, हम 10-12 लोग हैं, और वो 40 गज का मेरा मकान था, तो मुझे उस वजह से नोएडा आना पड़ गया। मेरा दिल अभी भी वहीं पर ही है, तो जाते हैं, वहाँ की याद रहती है हमेशा दिमाग में, दिल में हमेशा वो बसा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज़ देखी है। एक्चुअली वो उस चीज़ को एहसास कराता है कि निकले कहाँ से थे, क्या चीज़ें थी, कैसी वहाँ पे मेमोरीज़ हैं, कैसी वहाँ पे, कैसे वहाँ पे लोग थे। तो वो चेंज नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो बदले नहीं है। मेरा एक दोस्त था, तो मैं पहुंचा वहाँ पे, 2021 की बात है, मैं वहाँ पे पहुंचा तो वो साइकिल से आ रहा था उधर से, उसने बड़ी दूर से चिल्लाया में, तो आपस में जितने सिक्योरिटी वाले थे सब ने उसको रोका। मैंने कहा आने दो इसको, आने दो। तो वो सिक्योरिटी वाले को, इतना बहुत छोटी हाइट है उसकी और शरीर भी कुछ नहीं है, सिक्योरिटी वालों को चमका रहा, हमें रोकोगे? साइड हो जाओ, अमित से रोकोगे? वो मेरे पास आके, उसने जो मेरा नाम चिढ़ाते थे मुझे सब, जब मैं क्रिकेट खेलता था मुझे मुरली कहते थे सब, मुथैया मुरलीधरन की तरह मैं बॉलिंग कराता था, तो मुझे मुरली कहते थे। तो उसने कहा ओ मुरली, उसने मेरे पेट में ऐसे मारा, हाथ मारा, तो गुलगुली नहीं होती, तो मुझे गुलगुली हुई। मैंने कहा आजा, इधर आजा। कह रहा मेरी शादी हो गई है, मेरी वाइफ वीडियो देखती है। मैंने कहा यार कंचे बजाता था मेरे साथ। मैंने कहा इसके अलावा एक बात एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा तू और मैं दोस्त हैं, वो नया मेंबर आया घर में, उनको मत बता इतनी प्राइवेट बातें, कंचे बजाते थे। अभी तू ये भी कहेगा गिल्ली डंडा में ये गिल्ली तोड़ दी थी, डंडा ये हो गया था। वो हमेशा उस चीज़ को याद दिलाते हैं। उस चीज़ को ना, हमारी गली में 2 दुकानें थी परचून की, दोनों दुकानों से उधार चलता था, और दोनों दुकानों के जो मेरी उम्र के लड़के थे, दोनों मेरे अच्छे दोस्त थे। तो एक दुकान पे उधार ज़्यादा हो गया, मम्मी ने बोला इस पे ज़्यादा उधार हो रखा है, इससे लिया, इसका महीने में जब हिसाब करेंगे, जब इससे लिया। मैं इससे लेके आ रहा था, मैंने इससे सामान खरीदा है, चावल खरीदे, चीनी खरीदी, सामान खरीदा, जो मम्मी ने मंगाया, मैं लेकर जा रहा हूँ। वो लड़का खड़ा है अपनी दुकान के पास, वो मुझे देख रहा है, हमसे नहीं लिया सामान। तो इधर से मैंने, वो मेरे लिए गिनती के 20 सेकंड मेरे घर में घुसने तक के, और वो चीनी और वो मेरे हाथ में, और मैं उसको ऐसे कर रहा हूँ और वो मुझे उधर से, मेरे भी होठ बोलने को हो रहे, बेवफा नहीं। तो ये छोटी छोटी सी मेमोरीज हैं, वो हमेशा याद रहती हैं यार, चीज़ें जो वहाँ पे समय बिताया है, वो रियलिटी के बड़े करीब रखता है, वो बहुत वहाँ पे पास रखता है। मुझे खुशी इस बात की, मैंने वहाँ शूट किया है, अपना लेगेसी गाना भी शूट किया है,
और मैंने जो सबसे पहले गाना शूट किया था वो भी वहाँ पे किया है, तो मेरी पूरी वहाँ पे मेमोरीज़ हैं। और वहीं पे आज भी मैं जाता हूँ, उसको मैं आज भी बड़े दिल से लगाने के। लेकिन देखो हम लोअर मिडिल क्लास वालों के ना जीवन के 2-3 ही मकसद, मेरे तो जीवन के 2-3 ही मकसद थे कि मम्मी के लिए एक घर लेकर दे दूं और अपनी बहन की शादी कर दूं। अपने तो मेरे कुछ भी शौक नहीं है, कुछ भी शौक नहीं है मेरे। तो ये 2 मेरे शौक थे। तो उन शौक के बीच में एक मेरा पुराना घर छोड़ना भी आ गया कि पुराना घर छोड़ना है, उनमें से एक था। तो दिल पे पत्थर भी बहुत रखा, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि कुछ चीज़ें डेस्टिनी में लिखी होती हैं। शायद ये डेस्टिनी थी कि इतने दिनों तक इतना संघर्ष देखा था हमारी माता जी ने एक छोटे से घर में रह के, तो अब उनको मैं शायद वो सुविधा दे सकूं, क्योंकि मैं तो अपनी माँ के लिए ही जी रहा हूँ। मेरे जीवन में कुछ मेरा मकसद है नहीं। मैं आखिर में क्योंकि मेरे पिताजी चले गए, मेरी माता जी के पिताजी चले गए, उनके 2 भाई चले गए, तो मेरे जीवन में कुछ मकसद नहीं बचा। मैं चाहता हूँ कि जो उनका एक समय है, जितनी भी लंबी उम्र उनकी रहे, वो समय में उनको खुश रख के, उनको गर्व महसूस हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उनको कोई कठिनाई आए, मेरी वजह से उनको कुछ भी चीज़ें आए, मुसीबतें आए। वो उनको जो भी मिले हंस कर ये बोलकर मिले कि आपका जो लड़का है अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। मेरा आखिरी समय इन्हीं चीज़ों में बीतने वाला है, अपनी माता जी के पास उनकी सेवा करने में। और एक बात और, मैंने रिसेंटली आपका एक पॉडकास्ट देखा था, बहुत सारे आप कर रहे थे अभी रिसेंटली, तो उसमें आपने एक बात बोली थी कि जब आप जाते थे कॉलेजेस और आपको वहाँ देखते थे कि आपके इससे बहुत बड़े बड़े घर के बच्चे, कि जहाँ से आपको पता है कि यहाँ से आपको 259 लेनी है, सामने से वो आपकी BMW मोड़ता हुआ निकलेगा और पूछेगा, ऐसा शीशा डाउन करेगा और बोलेगा घर छोड़ दूँ। वो वाली लाइन आपने बहुत बोली थी। तो आपको कैसा लगता है, कैसे मैनेज करते थे आप उस टाइम पे? यार ये तो मतलब एक कहानी है। ये क्या है कि 12th तक जब हम थे स्कूल में थे, तो आसपास सेम माहौल होता है। अगर पंकज है तो पंकज के पिताजी की सरकारी नौकरी है, लेकिन वो मिडिल क्लास से आ रहा है, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घर से नहीं आता था। लेकिन जब आप कॉलेज में पहुंच जाते हो, दिल्ली विश्वविद्यालय का वो कॉलेज है, उसमें हर तरह के कोर्स हैं, BA BCom ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, और आप पहले दिन क्लास में बैठते हो तो आपको पता नहीं है बराबर में कोई IAS का लड़का भी हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन का भी लड़का हो सकता है, कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है, कोई मिडिल क्लास घर से भी हो सकता है, कोई कैसे भी हो सकता है। तो मेरा पहला ये था कि जब मैं पहली बार कॉलेज में गया था तो मेरे बराबर में जो लड़का बैठा था, जिससे मेरी दोस्ती हुई, उसके साथ मैंने बहुत समय बिताए, 2 घंटे बिताए हमने, बहुत ज़्यादा बातें करी, जाना एक दूसरे को। तो सबसे पहले तो मेरा काउंटर उसके साथ यही हो गया। मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ से पढ़ के आए हो? उसने कहा कुलाची हंसराज। मैंने कहा ये क्या है? कह रहे स्कूल। मैंने कहा पूरा यार ऐसे बोलो ना, पब्लिक स्कूल कुलाची हंसराज। फिर उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा राजकीय उच्चतम माध्यमिक बाल विद्यालय C ब्लॉक नंबर 1। तो आधी तो डिमोटिवेशन वहीं पर आ गई। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप अपनी कमजोरी को सबको बता देंगे तो वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है। जब आप खुद अपने ऊपर हंस लेंगे, दूसरा आपके ऊपर हंस ही नहीं सकता। आप खुद ही हंस रहे हो, वो कहता है यार ये बात तो इसके लिए आम है। आदमी हमेशा ध्यान रखना, जब व्यक्ति को ये पता लग जाता है कि आप कमज़ोर हो तो और ज़्यादा वो आपको दबाने की कोशिश करता है। जब आप उसको ये कह रहे हो ना कि मैं कमज़ोर हूँ लेकिन इसका मुझे फ़र्क नहीं है, तो वो आपको नहीं दबा सकता। तो मुझे डे 1 से ये तो पता था कि यार मुझे बता के रखना है कि भाई मैं तो एक लोअर मिडिल क्लास से आता हूँ, बसों में धक्के खा के आता हूँ और ऐसे ऐसे। तो हमारी क्लास ख़त्म हुई, बैग था मेरे पास, उसने मुझे कहा मैं कहीं छोड़ दूँ आपको? मैंने कहा कार लेकर आए हो क्या? कह रहा हाँ कार लेकर आया हूँ। अब मुझे लगा कार लेकर आया तो सेंट्रो लेकर आया होगा। अब उसने एकदम से ऐसे मारी चाबी और टुक टिक हुई और मैंने देखा वाइट कलर की जैगवार खड़ी है। मैंने कहा अच्छा जी। उसने बैक करी, उसने शीशे खोले, कह रहे देख लो छोड़ देता हूँ। मैंने कहा नहीं जाओ, मैं 259 में लोगों के पसीनों के बीच में बैठ के जाऊँगा, आप जाओ अब। तो एक एहसास हुआ, क्योंकि कम उम्र होती है, तो घर जाके मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने बोलना चाहा सबसे कि गरीबी में टाइम बितवा रहे हो मेरा, मैं वहाँ जाता हूँ, मुझे बाइक ही दे दो। तो क्योंकि आपको एहसास नहीं होता है, अपने माताजी और पिताजी के ऊपर ना उंगली उठाना बहुत आसान होता है कम उम्र में, कि आपने मेरे लिए किया क्या है। अब जब आपके ऊपर बीत रही होती है, जब आपकी औलाद आपसे कह रही होती है ना कि आपने हमारे लिए क्या किया, जब आपको जवाब देना है, क्योंकि सवाल पूछने में बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। जवाब देने वाला ही हमेशा कटघरे में खड़ा होता है कि तुझे जवाब देना है।
तो बड़ा दुख था उस समय में कि गरीबी में लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट किया है। मुझे लगता है कि हालात को अगर आप अपना बना लोगे तो हालात भी आपसे एक दिन पीछा छुटा के भागेगा। जैसे रिश्ता होता है ना, जितना आप रिश्ते के पीछे भागते हो तो रिश्ता उतना ही आपसे छूटने की कोशिश करता है। जब आप रिश्ते को काम डाउन छोड़ते हो तो रिश्ते में और गहराई आ जाती है। जब आप रिश्ते को छोड़ते हो कि आपकी अपनी आइडियोलॉजी है, मेरी अपनी, तो वैसे ही मैंने हालातों को भी छोड़ा कि हालात अपनी जगह जैसे हैं वैसे रहें। यही है। ठीक, अभी हम कॉलेज की बात कर रहे थे कि जैसे आप बस से जाते थे, बाकी बच्चे कार से आते थे। यूट्यूबर्स का भी एक लेवल के बाद कंटेंट सिर्फ इतना बचता है। व्लॉग्स वगैरह में हमने देखा कि कारें दिखा रहे हैं, कारें मॉडिफाई हो रही हैं। उसमें समस्या ये होती है कि जो बच्चे उनको देखते हैं बस वो वैसी ही लाइफस्टाइल चाहते हैं। तो अगर आपको देखने वाले बच्चे हैं और उनको लगता है कि नहीं, मेरी लाइफस्टाइल उस यूट्यूबर जैसी नहीं है, या मैं कार मॉडिफाई नहीं करा रहा, या मुझको बाइक नहीं मिल रही, तो छोटे बच्चे के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए इस सवाल में एक चीज़ ये है कि अगर आप बड़े ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें, मैं फिर से वही कहना चाहूँगा कि आज के समय पे ना चॉइस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, अपनी अपनी सबकी देखने की चॉइसेस हैं। जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था कि देख रहा आखिर में मनुष्य ही है, देख रहा इंसान ही है, देख रहा लड़का ही है, लड़की है, अंकल है, आंटी हैं, देख वही लोग रहे हैं, एक्सेस उन्हीं के पास है। मैं अपनी बता सकता हूँ कि हमेशा मैं सोचता हूँ कि मैं वो कंटेंट दूँ जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे और इम्पैक्ट डाले सोसाइटी पे। जिस तरह के कंटेंट की आप बात कर रहे हैं, मैं फिर वही कहना चाहूँगा, उस कंटेंट को भी देखने वाले लोग हैं, पसंद करने वाले लोग हैं। ऐसा होता है क्योंकि हम सही गलत में इतने फंस चुके हैं कि हमें कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि क्योंकि जो हमें नहीं पसंद है या हमें लगता है कि इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर गलत होना है तो हम उसको जज करते हैं। लेकिन जब आप उन लोगों से मिलोगे तो उनके लिए शायद ये जज वही एथिक्स वाली बात है। किसी के लिए कोई व्यक्ति जब ये कहता है कि भाई मुझे तो इस तरह के कंटेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लाइफ मैं डिसाइड करूंगा मैं इस पर क्या देखना। जैसे हम किसी को नहीं बोल सकते ना आपने ये कपड़े कैसे पहने हैं, तो ऐसे ही वो है, हम कंटेंट को भी किसी को नहीं बोल सकते कि आप ऐसा कंटेंट आप क्यों देख रहे हैं, क्योंकि उसको आनंद आ रहा है, वो अभी उसको महसूस कर रहा है। जैसे ही इवॉल्व होगा, थोड़ा बड़ा होगा, फिर उसकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ बढ़े, एक जिम्मेदार हो जाएगा तो जिम्मेदार वाली बातें अच्छी लगेंगी उसको। आज यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ इसलिए नहीं आए होंगे कि अमित बढ़ाना आया हुआ है, वो इसलिए आए होंगे कि शायद कुछ एक ऐसी बात मिल जाए जो मोटिवेट कर दे लाइफ में, शायद कुछ एक जो चीज़ रुकी पड़ी है वहाँ से वो शुरू हो जाए। तो क्योंकि उम्र के हिसाब से सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। अब अगर मैं 10 साल के बच्चे के साथ बैठूंगा तो वो मेरे पेट पर हाथ मार के बोलेगा ही, एक बार वो डायलॉग बोल दो ना प्ले भैया, बोल दो ना। जैसे ही मैं एक 18 साल के बच्चे के साथ बैठूंगा तो वो कहीं ना कहीं मुझसे बोलेगा भाई और बंदी भी है आपकी, लड़की वड़की से तो बात, क्योंकि अभी इंटरेस्ट वो चल रहा है, हार्मोन्स वहाँ जा रहे हैं, है ना। जैसे ही एक 25 साल के पे बैठूंगा तो वो एकदम से कह रहा होगा यार भैया 4-5 दिन से बड़ी दिक्कत चल रही है घर में यार, है ना। जैसे ही एक 30 साल के आदमी के साथ बैठूंगा तो वो मुझसे कहेगा तो और बताओ यार, जब आपने पहली बार दादा साहब फाल्के अवार्ड लिया था तो आपको क्या महसूस हुआ था। लोग उसी हिसाब से बढ़ते रहे। ऐसा नहीं है कि 30 साल का भी हमें ऐसा मिलेगा जो एक बार बोल देगा और भाई कितने पैसे जोड़ लिए, मिलेंगे हर तरह के, लेकिन एक मेजॉरिटी उसकी ज़्यादा रहेगी। तो क्योंकि मैं व्लॉग देखता नहीं हूँ, मैं व्लॉग से रिलेट नहीं कर सकता। मैं जिस तरह की अपने दोस्तों में बातें करता हूँ, जिस तरीके से मैं अपने परिवार में मोमेंट्स स्पेंड करता हूँ, मैं उसको कैमरे पर नहीं लाना चाहता, क्योंकि वो मेरी लाइफ ही नहीं है कि मैं हर एक चीज़ कैमरे पर बताना शुरू करूँ। तो मैं इसलिए इस तरह का कंटेंट कभी देखता भी नहीं हूँ और मैं इस तरह के कंटेंट को समझ नहीं पाता। लेकिन जो लोग समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें उनको भी देखना पड़ेगा, उनको आनंद आ रहा है। क्योंकि एक मनुष्य को 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा, ईगो मनुष्य को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है। जब ईगो, और दूसरी चीज़, मनुष्य कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति में या जैसे मैं किसी से कह रहा हूँ कि मैं तो ये कर दूंगा, तो दूसरा व्यक्ति उसमें अपनी जीत हासिल करता है कि अरे भाई तो ये कर देगा, पता है तुझे, भाई कर देगा, भाई मेरा भाई है, भाई कर देगा, भाई का बैकअप है ये। क्योंकि वो कहीं ना कहीं ईगो को इतना सेटिस्फाई करता है ना, वो बंदों को मज़ा बहुत आ रहा होता है इन सब चीज़ों के बाद। लेकिन जब एक उम्र आ जाती है ना, हम
हम भी ऐसे ही थे, तो स्कूल में थे, हमें लोंडे लपाड़ों वाली बातों में बड़ा मज़ा आता था। कॉलेज में हम भी ऐसे ही मस्ती मजाक करते थे। यूट्यूब में आने के बाद भी हम भी यही थे, चीज़ें थी। लेकिन आदमी आगे बढ़ता रहता है, सफ़र मज़ेदार बनता रहता है, चीज़ों का एहसास होता रहता है, आदमी आता रहता है, ज़मीन पे आता रहता है। फिर एक दिन वो इतनी ज़मीन पे आ जाता है, उसको पता है कि मैं इसी में मिल जाऊँगा। मिट्टी का तन, मिट्टी में मिल जाना, तन पे क्या इतराना। अमित भाई, मेरा सवाल आपसे बस यही है कि YouTube से आपने करियर की शुरुआत भाई की। आप मुझे प्रोफेशनल आदमी लग रहे हो। ये आप ही की टीम से हैं क्या? समझ गया मैं, समझ गया। पहले जो जिस तरीके से 2 हाथ ऐसे आए ना, देखिए सर, आवाज़ का बेस भी बढ़ाया है। YouTube से आपने करियर की शुरुआत की। मेरा सवाल बस इतना है कि आप YouTube स्टूडियो देखते हैं क्या? मतलब कि यार असली वाली आवाज़ में पूछो। कि CTR कितना है, AVD कितना, मेरे असली आवाज़ यही है। तो ये मुझे पूछना है कि आप कभी देखते हैं, शुरुआत में देखा या अब नहीं देखते हैं, या अभी भी टेंशन होती है डेटा की यार ये यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे कमज़ोर हो रहा है मामला? आपने एक तो CTR बोला और एक जो ABD विलियर्स पता है मुझे, दूसरा क्या बोला आपने? YouTube स्टूडियो की नहीं कि AB क्या बोला? AVD बोला, CTR। हाँ, ये दोनों आप मुझे अब एक बार मेरी भाषा में समझाएं, मुझे मतलब पता नहीं है। इसमें क्लिक थ्रू रेट होता है। ओके ओके, कि कितनी बार मतलब क्लिक किया, ओके। जो हमारी ऑडियंस हमको देख ये रही है। नहीं देखा मैंने कभी, अच्छा। पूरी जिंदगी। और हमारे वीडियो को कितनी देर देखा जा रहा है, ये AVD होता है। रिटेंशन, हाँ, रिटेंशन कितनी है ये मैं देखता हूँ, कितने मिनट तक देखा गया है। जैसे एपिसोड 1 मेरा 25 मिनट था, वो 13 मिनट तक देखा गया था। अच्छा, हर वीडियो का देखते हैं? हर वीडियो का देखता हूँ। एपिसोड 2 और 3 नहीं देखा है, 4 का मैंने देखा है, 421 तक देखा गया है। ये मैं देखता हूँ, स्टूडियो में चेक करता हूँ। और ये जो थंबनेल आपके वीडियोस के होते हैं, वो आप खुद अपने सामने बनवाते हैं या मतलब आइडिया देता हूँ मैं कि इस तरीके का कैरेक्टर होना चाहिए, इस तरीके का बैकग्राउंड होना चाहिए, फिर भाई की क्रिएटिविटी है, जैसे वो बना दें, जितना थोड़ी इंडिपेंडेंसी देता हूँ। कभी कभी तो पूरे का पूरा ये देता हूँ कि पूरा आइडिया आप बना लो, वो पूरा आइडिया बना लेते हैं, फिर मैं कहता हूँ नहीं मैं ही बना के देता हूँ तो आइडिया, क्योंकि वो मैच नहीं हो पाता थॉट के हिसाब से। मैंने 2-3 बार ऐसी इंडिपेंडेंसी दी, बट वो हो नहीं पाता। तो फिर मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा कलेक्ट कर लेता हूँ कुछ फ़ोटोज़ खींच के। जैसे SSC था तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लिए थे 10-12, मेरे फ़ोन में अभी भी पड़े होंगे, तो वो मैं बना के रख लेता हूँ। वो 10-12 उनको भेज देता हूँ, बता देता हूँ बैकग्राउंड मुझे ऐसा चाहिए, ये मुझे ऐसे चाहिए, ये चीज़ उठा सकते हैं, ये कैरेक्टर उठा सकते हैं, इस कैरेक्टर को नहीं दिखाना इस थंबनेल में क्योंकि ये कैरेक्टर में ये चीज़ छुपी हुई है, वो अचानक आनी चाहिए, वो एकदम से पता लगे, तो ऐसे होता है। अच्छा, ये नंबर्स की हम बात कर ही रहे थे। तमाम लोगों ने ऐसे वीडियोज बना रखे हैं, उन पे भी 5-5 लाख, 1-1 लाख, 2-2 लाख व्यू हैं कि अमित भड़ाना अपनी वीडियो में ये 4 गलती कर रहे हैं, 5 गलती कर रहे हैं, और फिर वो तमाम डेटा देते हैं कि पहले 30 मिलियन व्यू आता था एवरेज, अभी 6 मिलियन है, 8 मिलियन आता है, ऐसे तमाम। ये SSC के पहले की बात है, तब के वीडियोज। आप देखते हैं ऐसे नंबर देखते हैं पुरानी वीडियोज के, या कंपैरिजन करते हैं 2 वीडियो का? पहले की वीडियोज़ छोटी बहुत होती थी, अभी की वीडियो समय निकाल कर देखी जाती है। अभी की वीडियो पर जो पहले 1 महीने में जितना व्यूअरशिप हो जाता था, उतना अब 2-3-4 महीने लगते हैं, क्योंकि आराम से देखी जाती है। क्योंकि लोग कहते हैं 50 मिनट का कंटेंट है, सैटरडे वाले दिन बैठकर देखूंगा, संडे वाले दिन देखूंगा, शाम को देखूंगा, रात को देखूंगा। पहले का कंटेंट 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट का होता था। आदमी फ्रेश होते होते भी देख लेता था, गाड़ी में चलते चलते देख लेता था, कहीं पर भी देख लेता था। अब जब आदमी को, अब जैसे पग्गल मेरी फिल्म थी, वो 2 घंटे की फिल्म है, वो आदमी देखेगा ही आराम से, रिलैक्स होके देखेगा। नंबर्स को और व्यूअर्स को मैं हमेशा एक तरीके से देखता हूँ कि नंबर्स और व्यूअर्स आपके हमेशा ऑप्शंस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। लोगों के पास ऑप्शंस काफ़ी होते हैं कंटेंट देखने के, कंटेंट कंज्यूम करने के। पहला रीज़न एक ये होता है। दूसरा रीज़न होता है कंसिस्टेंसी। पहले 2021 तक कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थी, 21 के बाद अपना प्लान ही बदल गया। फिल्म बनाएंगे, लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट बनाएंगे, कंटेंट में कॉमेडी भी होगी तो एक मैसेज भी होगा। चीज़ें चेंज होती हैं, नई नई चीज़ें होती हैं, नए नए जब किसी चीज़ में कूदते हैं, उतरते हैं, तो शुरू में वो लोगों को एक्सेप्ट भी नहीं होता। बट इस चीज़ का मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अभी चाहे 5 लाख लोग देखें, 500 देखें, चाहे 5000 देखें, लेकिन प्रभाव सभी पर होगा उसका, उस कंटेंट का। इतना प्रभावशाली कंटेंट मैं लिख रहा हूँ और इतना प्रभावशाली मैं कंटेंट बनाऊँगा। जो लोगों का कहना होता है उसमें उनका कहना इस तरीके से लाजमी होता है कि वो कहते हैं कि अमित जब पहले वीडियोस बनाते थे तो अमित के वीडियोस पे 40 मिलियन व्यूज़ आते थे,
क्योंकि 40 मिलियन व्यूज़ ऐसे आते थे, एक महीने में मैं 4 वीडियोस डालता था, 8 मिनट की वीडियोस डालता था। एक अगर स्किप हो गई, दूसरी पसंद आई तो पीछे वाली देख ली, है ना। अभी मैंने LLB बनाई है, अभी बनाए हुए उसको 27 दिन, वो सॉरी SSC बनाई है, SSC मैंने बनाई है, अभी SSC को बनाए हुए 27 दिन हो चुके हैं। चारों एपिसोड पे 27-28 मिलियन व्यूज़ हैं। हो गई वही बात, क्योंकि कंसिस्टेंसी आ गई। जब कंसिस्टेंसी वो हो जाती है, फिर मैं कोई ऐड नहीं लगाता अपने उस पर, है ना, प्रमोशन मैं कुछ नहीं करता। मेरा मीडिया इंटरेक्शन ये 4 साल बाद हुआ है, जितना भी अभी चल रहा है मीडिया इंटरेक्शन नहीं है। फिर जब जो बिल्कुल हॉट टॉपिक चल रहे होते हैं, जिस पे सब बोलते हैं कुछ बोल दो, उन पे मैं बोलता नहीं हूँ कभी। मेरे कंटेंट में जो लेटेस्ट में कोई चीज़ चल रही होती है, मैं उसके ऊपर नहीं बोलता कि उसमें बोल रहे, क्योंकि पता ही नहीं होता है, राह इतनी अलग है, अपनी अलग चुन रखी है, अपनी उसी की दुनिया है, उसी के बीच में बनाते रहते हैं जिनको पसंद है। मैंने हमेशा एक चीज़ सीखी है और जिसको मैं हमेशा लेकर चलता हूँ कि जो आपका काम है, आपके काम की नीयत बहुत अच्छी है, नीयत, सिर्फ नीयत बहुत अच्छी है, तो वो आज पहचाना जाएगा, 10 साल बाद पहचाना जाएगा, 20 साल बाद पहचाना जाएगा। मेरे लिए मेरी काम की जीत सिर्फ यहाँ पर है कि कभी जीवन में ये बोला जाएगा कि 100 कलाकार थे, जिनमें एकमात्र ऐसा कलाकार था जो गाली देता नहीं था, बस मेरी उसमें जीत हो जाएगी। मेरे भतीजे, मेरे भांजे, सबको स्कूल में, कॉलेज में ये बात बोली जाएगी कि आपके मामा, आपके चाचा, आपके पापा, आपके ताऊ, कुछ भी जो भी रिश्ता होगा, कि जब एक दौर था जब गाली गलौज पीक पर चलती थी, न्यूडिटी पीक पर चलती थी, कंट्रोवर्सी करके व्यूज़ पाए जाते थे, तो आपके ये उसमें बिल्कुल 1% इन्वॉल्व नहीं होते थे। तो मेरी यही जीत है और मैं इसी लक्ष्य पर चलता हूँ। पहले बहुत मज़ा आता था व्यूज़ देखने में, ट्रेंडिंग 1 पर आ गई, वो आ गई, धीरे धीरे प्यास कम होती रहती है इस चीज़ की। धीरे धीरे ये होता रहता है कि आज ये बना दिया, अब अगला ये क्या बनाएंगे, अब वैसा क्या बनाएंगे। वो दौर एक था, लड़की बाजी की बातें होती थी, लोंडों की बातें होती थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, आप नहीं कर सकते। बीच बीच में मैं करता रहता हूँ, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी भड़ाना जी गोइंग ससुराल, अभी मैंने परसों एक स्क्रिप्ट लिखी है जिसको मैं 17 तारीख को शूट कर रहा हूँ, पुराने स्टाइल में लिखी है, 15-20 मिनट की होगी, वही डायलॉग होंगे, वही राइमिंग होंगे, मैं बीच बीच में वो करता रहता हूँ। लेकिन लोगों को वो लगातार चाहिए कि लगातार वही करो, आप ये चीज़ मत करो। मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि जब आप बहुत नया कर रहे होते हो और थोड़ा सा हटके कर रहे होते हो तो बड़ी मुश्किलें आती हैं, क्योंकि ये रोका ही जाता है उससे, उसको ना। लोग कहते हैं कि ऊपर वाला आपकी परीक्षा लेता है, मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं करता। मैं कहता हूँ नेगेटिव एनर्जी आपकी परीक्षा लेती है। तो जब आप कुछ कर रहे होते हो तो बहुत रोका जाता है उसको, नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। अब मेरी एक रील चली, उस पर 5 मिलियन लाइक्स हैं, 5 मिलियन लाइक्स हैं। उसमें जो बात मैंने बोली है, मुझे खुद विश्वास नहीं है कि मैंने इतनी इंटेलेक्ट बात बोली कैसे। आज से पहले मैंने सारी कॉमेडी ही करी है, उस पर तो कभी 5 मिलियन लाइक्स नहीं आए थे, लेकिन उस पर बोली है। जब SSC सर को सब बोल रहे होते हैं कि सर आपके स्टूडेंट ने जिसने रैंक बेच दी है, आप इसके ऊपर केस कर दीजिए, पढ़ा वो आपसे है, आपके पास CCTV फुटेज है, आप दिखा दीजिए और बता दीजिए कि हमने पढ़ाया और इसने रैंक उसको बेच दी। तो वो बताता है कि प्रभु श्री राम जब वनवास गए थे तो रोज़ाना उनके नंगे पाँव में कांटे चुभा करते थे। ये देखकर सीता मैया को और लक्ष्मण जी को बड़ी पीड़ा होती थी, तो वो कहते थे कि आप इनको कांटों को निकाल क्यों नहीं देते, आपको इससे बहुत पीड़ा होती होगी। तो राम जी कहते हैं कि एक बार मेरी शरण में जो आ गया, मैं उसे फिर खुद से नहीं निकालता, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी पीड़ा सहनी पड़े। तो पूरी इंटेलेक्चुअल बात है, इतिहास का जिक्र है इसमें। अब देखो वो लोगों को पसंद आई, लोगों को वो बहुत अच्छी लगी, उसमें 5 मिलियन लाइक्स हुए, 26 मिलियन व्यूज़ हुए। तो अगर ये बात आराम से भी कही जा सकती थी, ये बात ऐसे भी कह सकता था वो व्यक्ति कि ये एक स्टूडेंट है, इसका करियर ख़राब हो जाएगा, नहीं। लेकिन उसने बताया कि मैंने प्रभु श्री राम से ये सीखा है कि मेरी शरण में जो एक बार आया,
मैं उसको नहीं निकालता। तो कहने का तरीका बदल जाता है, आपकी सोच इवॉल्व होती रहती है, आप आगे बढ़ते रहते हो। तो यही ज़िंदगी है। हमेशा आप वैसे नहीं रह सकते जैसे आप थे। आप जब बहुत नए नए आते हो तो पुराने वालों को बताया जाता है कि देखिए नया है, तो उसको इनसिक्योरिटी होती है, ये कौन आया है। फिर हमारे नाम हो जाते हैं, हम इंडिया के पहले यूट्यूबर बन जाते हैं जिसके 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल जाता है, फोर्ब्स मैगजीन में हम चले जाते हैं, आईपीएल में जाके कमेंट्री कर लेते हैं। सारी चीज़ें धीरे 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 लोगों को जो बड़ी चीज़ें लगती थी वो हम कर लेते हैं। फिर अब हमें बताया जाता है कि देखा भाई ये नया लड़का आया एक, इसको आप देख रहे हो। अच्छा, फिर एक दिन जहाँ पर मैं बैठा हूँ वो नया लड़का वहाँ बैठा होगा, फिर उसको उसका बताया जा रहा होगा। इस कमरे से भी हो सकता है कोई, पता नहीं है कौन कैसे कहाँ पे क्या निकल के आएगा कैसे, क्योंकि एक स्वाभाविक इंसान का नेचर है कि वो कभी ना कभी आपको बताएगा अरे एक आपका भी था, अब एक इनका भी है, फिर वो उसको बताएगा। लेकिन आपकी लड़ाई खुद से, आखिर में आपको खुद को समझाना है कि ये सब तो चलता रहेगा। तो मैं तो चल रहा हूँ, जैसे भी जो भी मिल रहा है उसको ले रहे हैं, जो जा रहा है वो जा रहा है, जो मिल रहा है वो मिल रहा है। यूट्यूब की अगर बात करें तो जो इंडिविजुअल क्रिएटर्स हैं, खासकर जो लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाते हैं, वो अब वेब सीरीज़ या जैसे नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन प्राइम की तरफ रुख कर रहे हैं। क्या यूट्यूब में जो डिक्लाइन आ रहा है इंडिविजुअल क्रिएटर्स के लिए, उसको आप मतलब कैसे देखते हैं? आगे फ्यूचर में ये कितना डेंजरस हो सकता है जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए? जब भूख लगती है आदमी को तो वो खाना ढूंढ लेता है, उसी हिसाब से कंटेंट भी होता है और उसी हिसाब से आपकी जो डेस्टिनी होती है वो भी उसी हिसाब से डिसाइड होती है। जब अमेज़ॉन मिनी टीवी नया नया आया था हिंदुस्तान में, तो सबसे पहला मैं ही क्रिएटर था जिसने उसको 13 वीडियोस दी थी, 6 एक्सक्लूसिव वीडियो दी थी, 7 नॉन एक्सक्लूसिव वीडियो दी थी। मैंने नेटफ्लिक्स के साथ 2 वीडियोस की हैं। डिज्नी हॉटस्टार ने मेरा अमित भड़ाना LLB लिया था नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स पे। प्राइम के साथ मैंने बाय द वे डिज्नी हॉटस्टार के साथ मैंने IPL भी किया था, और प्राइम के साथ मैंने परेश रावल सर और जूही चावला मैम के साथ वीडियो की थी। OTT तो कभी एक रास्ता बंद कभी क्रिएटर्स के लिए रहा ही नहीं, कभी भी। यूट्यूब का डिक्लाइन ऐसा है कि मुझे कभी भी, सच बताऊं तो ये मैंने आज आपके मुंह से पहली बार सुना है, शायद ये कुछ आपका एक डाटा हो सकता है। मेरी नज़र में तो कभी डिक्लाइन मुझे कभी भी नहीं लगा, क्योंकि एक इंसान अपने करियर को इस तरीके से जानता है, वो बाहर जाए तो 4 लोग उसकी प्रशंसा करें, फाइनेंशियली उसके पास ब्रांड्स डील आती रहें, मेंटली उसका जो काम चल रहा है उसके कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता रहे कि मैं इसमें कंफर्ट हूँ, मेरा काम बहुत अच्छे से जा रहा है, तरीके से मेरा काम चल रहा है। इन तीनों में से एक भी चीज़ अगर लड़खड़ाती है तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि कुछ डिक्लाइन हो रहा है। समय का एक प्रभाव होता है। जब हमने 1 मिनट की वीडियोस बनानी शुरू करी थी तब थिएटर में लोग बहुत ज़्यादा जाया करते थे। थिएटर्स में जब फिल्में 400 500 करोड़ कमाती थी। फिर कोविड आया तो शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट की तरफ लोग, क्योंकि लोगों ने लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट बहुत ज़्यादा देखा, लॉन्ग फॉर्मेट को कंज्यूम बहुत ज़्यादा किया, लोगों के भी माइंड की ग्रोथ हो गई, लोग भी अच्छे भले कंटेंट की समझ हो गए। जैसे मैंने बताया ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ गए लोगों के पास। अभी क्या है कि आदमी बैठा है तो वो रील खोलता है और ऐसे करके देखता रहता है, ये देखा मैंने, ये देखा मैंने, ये देखा मैंने। फिर आपको एक रील पसंद आती है जो आप अपने दोस्त को भेजते हो, फिर वो आपका दोस्त उसको देखता है, फिर आपने भाई से तारीफ करते हो, यार एक रील देखी थी मैंने, मुझे बड़ी पसंद आई थी। अगर आपने वो अपने दोस्त को नहीं भेजी होती तो वो उसका आप ब्रीफ नहीं दे सकते इनको। लेकिन आपने कल एक फिल्म देखी 3 इडियट्स और आपने कहा 3 इडियट में वो एक सीन था, फिर ये जाके उसको देखते हैं, फिर ये अगले दिन आपसे उसका आकर डिस्कस करते हैं। लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट का ये प्रभाव होता है। शॉर्ट फॉर्मेट आपकी नज़र में आता है, लॉन्ग फॉर्मेट नज़र में आके दिल में उतरता है, वर्षों तक उसकी बातें होती हैं। ये एक खासियत होती है। हर एक चीज़ का एक वो होता है, समय होता है। जब समय, क्योंकि मैंने बोला था कि समय ख़राब चलता है, एक बार देखा जाता है कि लॉन्ग फॉर्मेट, क्योंकि
शुरू में तो पागल ही बोला जाता है, फिर उसको क्रांतिकारी बोल दिया जाता है। जिस दिन आपने उसको पागल कहा था, उस दिन उसको किसी ने क्रांतिकारी बोला था, लेकिन आपकी नज़र में वो पागल था। फिर दुनिया उसको क्रांतिकारी बोल देती है, फिर आप बोलते हो ये तो सच में क्रांतिकारी है। अगर आप एक सच में पॉजिटिव क्रिटिसिज्म में बिलीव करते हो और किसी व्यक्ति की ग्रोथ से चिढ़ते नहीं हैं, तो आप भी उसको, जब दुनिया क्रांतिकारी बोल रही है तो आप भी उसको क्रांतिकारी बोल रहे होते हैं। तो ये एक फ़र्क होता है लॉन्ग फॉर्मेट में और शॉर्ट फॉर्मेट में। शॉर्ट फॉर्मेट का ये है कि शॉर्ट फॉर्मेट क्रिएट करना इजी है, डिफ़िकल्ट भी उतना ही है। लॉन्ग फॉर्मेट क्रिएट करना भी डिफ़िकल्ट है, सोचना भी डिफ़िकल्ट है, हर एक चीज़ में उसमें डिफ़िकल्टीज़ हैं। लंबा जन्म है, लंबे समय। एक आदमी बचपन से कुश्ती लड़ता है, अच्छा खाना खाता है, 60-70 साल की उम्र में उसको कुछ नहीं होता है। एक व्यक्ति दारू पीता है, सिगरेट पीता है, 40-50 साल की उम्र में जाके अपना कभी लीवर चेक करा रहा होता है, कभी वो करा रहा होता है। तो ये जो मैंने दारू वाले व्यक्ति का दिया है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्मेट नहीं कहा है, ये शॉर्ट फॉर्मेट के लिए नहीं है ये उदाहरण। जो कुश्ती वाला है, जो बिल्कुल खाने पीने का जिसने पूरे जीवन भर ध्यान रखा है, वो लॉन्ग फॉर्मेट है कि वो बुढ़ापे में आराम से बैठा होगा कि अच्छा कंटेंट बनाया है। आपने अभी रिसेंट में कितना कंटेंट देखा होगा, लेकिन क्यों आपके दिमाग से फिर हेरा फेरी नहीं निकलता, 3 इडियट्स क्यों नहीं निकलता, हलचल, ये फिल्में, चुप चुप के, ये क्यों फिल्में आपके से नहीं निकलती हैं? क्योंकि प्रभाव उसका इतना रहा है, उसका इम्पैक्ट इतना रहा है। अब तो आपने दुनिया भर की अंग्रेजी फिल्में देख ली होंगी। अब तो कोविड के बाद तो लोगों ने ब्रेकिंग बैड भी देखा है, सब कुछ देखा है लोगों ने। और ये क्या है, ये चीज़ें क्यों है, कैसे, क्योंकि सब कुछ देखा। लेकिन आपकी सुई फिर भी जाकर वहीं पर एक बार को अटक जाती है। लेकिन वो भी लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट है, वो भी इतना लोगों ने पसंद है और बेस्ट शो है अपने आप में, और वो पसंद भी इसीलिए ही है। और वो जितने लोगों को पसंद है, अब जैसे मैंने नहीं देखा है वो समय की वजह से। तो ऐसा ही इसके पहले सवाल का जवाब था कि जब आदमी के पास समय है तो वो जब देखता है। तो मेरी तरफ से कोई डिक्लाइन नहीं है, मेरी तरफ से तो पूरा कार्ड एक्सेप्ट है। आपकी OTP गलत है। नहीं, मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि 2014 के बाद जो इंटरनेट रेवोल्यूशन जो जैसे कहा जाता है, तो उसके बाद जितने भी जैसे फेवरेट यूट्यूबर्स थे, कोई भी हो, वो नाम नहीं लूँगा, तो उन सब ने रुख किया है OTT का, और धीरे धीरे उन्होंने अपने यूट्यूब पर कंटेंट डालना कम कर दिया है। और जो फॉर्मेट जो 2014-2015 में जो हम देखते थे, कॉमेडी वाला जो फॉर्मेट था, वो आजकल नहीं दिखता है, वो ट्रांसफ़र हो चुका है पूरा OTT पर। इस वजह से मेरा ये सवाल था। वो एक तो वर्सेटाइल लड़के बन रहे हैं सारे, जो कि बेस्ट चीज़ है, पॉजिटिव साइड है, होना चाहिए, वर्सेटाइल होना चाहिए। OTT की तरफ जा रहे हैं, पैसा है OTT में। YouTube उतना पैसा एड रिवेन्यू के थ्रू नहीं देता है, इतना पैसा नहीं है YouTube पे एड रिवेन्यू, आप तो चलाते हो तो आपको पता होगा। तो एड रिवेन्यू का इतना पैसा नहीं है YouTube का जितना लोग सोचते हैं। वो आपको पहले ही एक पैसा दे देता है कि आप ये पैसा लीजिए, बना दीजिए OTT। YouTube में खुद आप प्रोड्यूसर हैं, ब्रांड आपको पैसा देगा, कई बार तोड़ कर देगा, या आपको एक बार में भी देकर बोल सकता है, या 50% देकर भी बोल सकता है ना। मैं जेन्युइन बात करूँगा भाई, मैं घुमा फिरा के नहीं होगी मुझसे बात। तो ये भी एक कारण होता है। लेकिन YouTube हमेशा, आप नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर देखिए, अमेज़ोन के देखिए, YouTube हमेशा एक वाइडर ऑडियंस है, हमेशा एक वाइडर रहेगा, क्योंकि लोगों का रुख, अभी लोगों को हर चीज़ में मज़ा आता है। पहले क्या होता था, क्रिकेटर्स और एक्टर्स के फ़ैन होते थे, अभी देखो जर्नलिस्ट के भी फ़ैन है, टीचर्स के भी फ़ैन है, एडिटर्स के भी फ़ैन है, सब के सब अभी फ़ैन हो चुके हैं, विच इज़ गुड, जो कि अच्छा भी है, सबको सब कुछ मिल रहा है। पहले लोगों के पास ऑप्शंस काफ़ी कम थे। जब लोगों के पास ऑप्शंस कम होते हैं तो वो उस चीज़ की तरफ, जो चीज़ होती है उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब ऑप्शन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं ना, जिस दिन शादी में आपको खाना खाने जाना होता है ना, उतना खा नहीं पाते यार, जितना सोच के जाते हैं। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको जब बहुत तेज़ भूख लग रही है और आपके सामने आलू गोभी की सब्जी रख दी, 6 रोटी रख दी, आप 8 खा जाओगे,
ऑप्शन नहीं है, यही है क्योंकि भूख लग रही है। अब भूख में 4-5-6 सब्जी रख दी, फटाफट फटाफट ये खा रहे हैं, वो सब बच गई और पेट भी नहीं भरा फिर भी रखता है। शादी कितने % केसेस में ऐसा होता है, शादी से खाने के बाद घर पे भी सूता जा रहा है खाना। मम्मी कहते क्या है कर क्या है, क्योंकि वो बेचारी इन बातों से खुश हो रही होती है कि लौंडा शादी ब्याह में गया, खाना खा के आएगा, उनको आके और कह दिया लेकिन माँ तो माँ है, फिर अपने हिस्से का खाना भी दे देती हो तो जो बचा होता है। तो यही है कि लॉन्ग फॉर्मेट जो कंटेंट है उसमें क्योंकि इतना रिवेन्यू नहीं है यूट्यूब से, वैसे नहीं है, लेकिन विनर है, लंबी रेस का घोड़ा है। थोड़ा सा अभी क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट को ज़्यादा देखा जा रहा है, लेकिन ये भी धीरे धीरे बदलेगा, लोग लॉन्ग फॉर्मेट की तरफ उतने ही आकर्षित होंगे। थोड़े देर में वो चीज़ें मिलेंगी। 2 घंटे की मेरी फिल्म थी पगल, जिस पे 20 मिलियन व्यूज़ हैं। चिड़ियाघर पे 22 मिलियन व्यूज़ हैं, 1 घंटे की फिल्म थी। मेरा जूनियर पे 22 मिलियन है। अमित बड़ाना LLB मेरी फिल्म थी, उस पर 35 मिलियन व्यूज़ है, पार्ट 1 पार्ट 2 को मिला के व्यूज़ उतने ही हैं। कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है तो लोगों की वो क्योंकि पहले हफ्ते में 1 वीडियो आ गई, महीने में 4 आ गई, चारों पर व्यूज़ ऐसे दिखते थे 15 मिलियन, 16 मिलियन, 14 मिलियन, 15 मिलियन। अरे भाई साहब, नंबर। अब क्या है कि 1 वीडियो आई है, वो 30 मिलियन, 35 मिलियन, 40 मिलियन करेगी, लेकिन वो 3 महीने लेगी क्योंकि वो वर्ड ऑफ माउथ जाएगा, धीरे धीरे वो फैलेगा। 1 घंटे का कंटेंट है, वो इस तरीके से देखा जाएगा कि मैं इसको आज देखूंगा, मैं इसको कल देखूंगा, मैं उसको वो देखूंगा। आज के टाइम में इंटरटेनमेंट पहले सिनेमा के जरिए था, आजकल पॉलिटिक्स में इंटरटेनमेंट है। 4 लोगों की लड़ाई हो रही है, उसमें इंटरटेनमेंट है। हर चीज़ में अब लोगों को इंटरटेनमेंट आने लगा है, तो लोगों की चॉइसेस बदल गई हैं, ऑप्शंस मिल चुके हैं, सारी चीज़ें वो हो चुकी है, तो सबका अपना अपना चीज़ें ड्राइव हो चुका है। अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, वहाँ पर किसी भी ना किसी चीज़ की कंट्रोवर्सी है, लोगों को उसमें भी इंटरेस्ट लेना है कि आज इसने 5 बजे ये स्टोरी डाली थी, 6 बजे अब इसके रिप्लाई में ये आने वाला है, तो लोगों को उसमें बड़ा इंटरेस्ट है, उसमें बहुत मज़े आते हैं। पहले लोगों को ये आता था कि भाई पढ़ा ना कि वीडियो आई है, क्या नाम है, स्कूल के वो दिन, अगली क्या आएगी, इसमें रहता था। अब लोगों को इस बात में भी इंटरेस्ट है कि भाई कि दुनिया में, मुझे लोग बोलते हैं, बड़ी अजीब चीज़ है ये मेरे लिए, कि लोग मुझे बोलते हैं कि भाई सब तो कंट्रोवर्सी करते हैं, आप क्यों नहीं करते हो। मैं कहता हूँ ये तो पॉजिटिव साइड है ना, लेकिन देखो वो कैसे बोली जा रही है। जैसे कि वो साइड है कि दारू पियोगे, नहीं पीता। क्यों नहीं पीते, दारू नहीं पीते। ये बात मेरे समझ से परे है ना। ये तो वही होगी, बदतमीजी करते हो, नहीं बदतमीजी नहीं कर पा रहे आजकल यार, थोड़ी बदतमीज बन जाओ, क्योंकि टाइम ऐसा है, कलयुग अपने चरम पर है, लोग अपने चरम पर हैं। कितनी बातें मिलती हैं, 2-2 साल की बच्चियों के रेप हो रहे हैं, कितनी ऐसी चीज़ हो रही है। इंसानियत खो चुकी है, मेंटलिटी लोगों की ऐसी हो चुकी है, लड़ने में मजा आने लगा, फ्रस्ट्रेशन है, बेरोजगारी है, आदमी सोच रहा है कहीं ना कहीं से यहाँ से कुछ चीज़ मिल जाए, वहाँ से कुछ चीज़ मिल जाए। मैं तो अपना पाथ नहीं ब्रेक कर सकता, मैं अपनी राह नहीं बदल सकता, चाहे भूखा मर जाए, करियर ख़त्म हो जाए। जीवन में 0 थे तो कुछ पाया है, कुछ जो पाया है अब अगर ये खो भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आखिर में तो यही है कि जाके खेती बाड़ी करके माँ की सेवा ही करनी है। तो क्योंकि जिसके, मेरा तो कुछ वैसा है ही नहीं ना, मैंने तो कभी ये सोच ही नहीं रखा ब्रो मुझे दुबई में एक घर लेना है बहुत तकड़े वाला, और मुझे तो ये करना है, मुझे तो लैंड क्रूज़र लेनी है, मुझे तो लैम्बोर्गिनी में घूमना है। नहीं, मेरे वो सपने ही नहीं है, तो मुझे इतना इम्पैक्ट नहीं है इन सारी बातों का, मुझे ये सारी बातें बनावटी लगती हैं। जब आदमी कहता है ना कि लाइफ में कुछ ऐसा करना है, कुछ वैसा करना है, कुछ आपके क्या प्लान है, मैं कहता हूँ प्लान तो ये भी नहीं था, जो करना था ये भी तो करवाया ही गया ना। तो ऐसे भी आगे का उन्होंने डिसाइड कर रखा होगा प्रभु ने, वो वैसे ही चला देंगे। मैं कौन होता हूँ, मैं आज कह रहा हूँ आपसे कि कल मैं अगले साल इतनी भयंकर फिल्म बनाने जा रहा हूँ, मैं बाहर गया, चढ़ गया मेरे ऊपर ट्रक, ख़त्म बात, कहानी ख़त्म। इसी के साथ गेस्ट इन द न्यूज रूम का ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अमित को हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, उन्होंने अच्छा समय दिया, काफ़ी खुल के बातें की, चाचा जी के कितने किस्से सुनाए, अपने टीचर्स के इतने किस्से सुनाए, और यूट्यूब की इतनी सारी बातें बताई। धन्यवाद आपका।